Good morning, students. Online students, good morning. Good morning, ma'am. Okay, so let's start today's class. What we have completed yesterday? Online students, what we have completed yesterday? ने कल क्या कंप्लीट किया था? हेलो, online students, am I audible to you or not? Yes. You guys are not clearly audible. If someone is trying to speak, please speak it clearly. Hello, hello. Yes, ma'am. Okay, so am I clearly audible to you or not? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so tell me what we have completed yesterday. हमने कल क्या कंप्लीट किया था? Inflammatory. ओके, इन्फ्लामेटरी डिजीज कंडीशन ऑफ हार्ट, उसमें कौन सी दिखी थी, कौन सी कंडीशंस देखी थी? Pericarditis, myocarditis, endocarditis, एंड देन cardiac tamponade. ओके, कार्डियक टेम्पोनेट. इट इज नॉट एन इन्फ्लामेटरी कंडीशन, वो अलग से एक डिजीज कंडीशन है. ओके, सो लेट्स डू अ क्विक रिवीजन. व्हाट डू यू मीन बाय पेरिकार्डाइटिस? Inflammation of pericardial layer. Inflammation of pericardium or pericardial layer, that is called as pericarditis. It could be acute or chronic. Acute है मतलब suddenly develop हो जाएगा, resolve भी हो जाएगा. Chronic है मतलब gradually develop होता है और resolve होने में भी उसको time लगेगा. Chronic carditis की वजह से क्या problem हो सकता है? ओके, सो कौन सी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है? एंड ऑनलाइन स्टूडेंट्स, Heart failure and cardiac. हार्ट फेलियर एंड कार्डियक टेम्पोनेट, ये दोनों हो सकता है. जब भी पेरिकार्डाइटिस होता है, एक्यूट होगा तो वो रिजॉल्व भी जल्दी हो जाएगा, बट क्रोनिक है तो धीरे धीरे जो मसल है पेरिकार्डियम के वो बहुत थिक हो जाते हैं, फाइब्रस हो जाते हैं, तो वो इनलास्टिक हो जाएंगे. सो इट विल नॉट अलाउ द मायोकार्डियम टू स्ट्रेच, बिकॉज उसके ऊपर का लेयर हार्ड है, अंदर कितना भी स्ट्रेच करने का ट्राई कर ले नहीं हो पाएगा. एंड अनदर थिंग व्हाट हैपेंस, दोनों में से कोई एक हो सकता है या दोनों भी हो सकते हैं. दूसरी चीज ऐसी है कि ड्यू टू इन्फ्लामेशन वहां पर फ्लूइड अक्यूमुलेशन हो जाता है, ड्यू टू इन्फ्लामेटरी रिएक्शन वहां पर म्यूकस प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, फ्लूइड बढ़ जाएगा, एडिमा वो सब हो जाता है, स्वेलिंग हो जाता है, सो वहां पर फ्लूइड अक्यूमुलेशन भी हो जाएगा. उसकी वजह से भी हार्ट अच्छे से वर्क नहीं कर पाएगा, सो इट कैन लीड टू हार्ट फेलियर एंड कार्डियक टेम्पोनेट. फिर हमने साइन एंड सिम्टम्स देखे थे. कैसे होंगे साइन एंड सिम्टम्स? पेन कैसा होगा? Pain will radiate from the chest to shoulder, left arm, back, neck and jaw. एंड जब पेशेंट इनहेल करेगा तब पेशेंट लाइक वो जो पेन है वो अफेक्ट होता है बाय इंस्पिरेशन. जब इनहेल करता है पेशेंट, कॉफ करता है पेशेंट या स्वेलोइंग करता है तो पेन एक्सेस हो जाता है, पेन बढ़ता है. राइट? यस और नो? No. तो इनहेलेशन के वक्त बढ़ता है, कॉफिंग के वक्त बढ़ता है, स्वेलोइंग के वक्त बढ़ता नहीं है पेन. But John. ये हाँ, पेन रेडिएट होके लेफ्ट आर्म एंड जॉ तक नहीं जाता है, दैट इज डिफरेंट पेन. राइट? सो पेरिकार्डाइटिस में लेफ्ट आर्म एंड जॉ तक नहीं जाएगा, बट शोल्डर, बैक, नेक तक जा सकता है पेन. इनहेलेशन, कॉफिंग एंड
स्वेलोइंग के वक्त वो पेन वर्स होगा। सुपाइन पोजीशन में भी वो वर्स हो जाता है। सो फॉर विच इज द कंफर्टेबल पोजीशन फॉर पेरिकार्डाइटिस पेशेंट? Yes, sitting, and better will be leaning forward. So sitting position, सुबह में उसको पेन ज्यादा होगा। Then अगर आप ऑस्कल्टेट करोगे तो आपको कैसा साउंड सुनाई देगा? स्क्रैची हाई पिच साउंड, मतलब ज्यादा वॉल्यूम वाला, लाइक हाई पिच टोन, आपको स्क्रैची साउंड सुनाई देगा। इट इंडिकेट्स, व्हाट डज इट इंडिकेट्स? आपको क्वेश्चन में ऐसा दिया है कि नर्स ने असेसमेंट किया, यू आर अ नर्स एंड यू असेस द चेस्ट, एंड आपको स्क्रैची हाई पिच साउंड सुनाई दिया। व्हाट डज इट इंडिकेट? फ्रिक्शन था सर। फ्रिक्शन, पेरिकार्डियल फ्रिक्शन हो रहा है ड्यू टू दैट इंफ्लेमेशन। सो इट इंडिकेट दिस। सो ऐसे भी ट्विस्ट करके भी आपको पूछ सकते हैं। देन इन्फेक्शन है, इन्फ्लेमेशन है, तो फीवर, चिल्स, फटीग, मलेस, डब्ल्यूबीसी काउंट एलिवेटेड होंगे। एंड ईसीजी चेंजेस में क्या होगा? जब पेशेंट को एक्यूट पेरिकार्डाइटिस है, मतलब सडनली ये प्रॉब्लम हुआ है, इन्फ्लेमेशन हुआ है, तब एसटी सेगमेंट एलिवेशन होगा ऑन ऑन द ऑनसेट ऑफ इन्फ्लेमेशन, जब पेशेंट को इन्फ्लेमेशन है तब। एंड फिब्रिलेशन, एट्रियल फिब्रिलेशन के भी चांसेस ज्यादा है। बट जैसे इन्फ्लेमेशन सबसाइड हो जाएगा, आप ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दोगे, एसटी एलिवेशन फिर से नॉर्मल हो जाएगा, वो एलिवेशन हुआ बैठ जाएगा। एंड राइट वेंट्रिक्यूलर अगर कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस है, लाइक कार्डियक टेम्पोनेट की वजह से, या तो बहुत ज्यादा थिक हो गया है पेरिकार्डियल लेयर, सो जो राइट साइड का चैम्बर है वो पहले अफेक्ट हो जाता है, तो वो इजिली डायलेट नहीं हो पाएगा। सो राइट साइडेड हार्ट फेलियर थे, उसके भी साइन एंड सिम्टम्स दिखेंगे। कैसे साइन एंड सिम्टम्स होंगे ऑनलाइन स्टूडेंट्स? सिस्टमिक साइन एंड सिम्टम्स होंगे। सो इट कुड बी आल्सो देयर। इंटरवेंशंस क्या कर सकते हैं? मेन इंटरवेंशन, इन्फ्लेमेशन को, इन्फेक्शन है तो उसको ट्रीट करने के लिए क्या देंगे? कॉर्टिकोस्टेरॉइड। कॉर्टिकोस्टेरॉइड से इन्फेक्शन ठीक हो जाएगा। एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक इन्फेक्शन ट्रीट करने के लिए, इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड देंगे, जो इम्यूनिटी को डाउन करके इन्फ्लेमेशन सबसाइड कर देंगे। और दूसरी भी मेडिकेशन दे सकते हैं। सो हमें पहले पेन आइडेंटिफाई करना है कि कैसा पेन है, विच टाइप ऑफ पेन, तब आपको पता चलेगा क्या ट्रीटमेंट करनी है, पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है। पेशेंट को हाई फाउलर्स दो, या तो बेटर है कि लीनिंग फॉरवर्ड पोजीशन दो, तो उसमें उसको ज्यादा कंफर्ट होगा। ऑक्सीजन देना पड़ेगा बिकॉज हार्ट इज नॉट पंपिंग इफेक्टिवली, ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई भी नहीं है, तो आईवी फ्लूइड, कार्डियक आउटपुट अगर कम हो गया है, क्रोनिक पेरिकार्डाइटिस वाला है तो कार्डियक आउटपुट भी कम हो जाएगा। सो आईवी फ्लूइड, ऑक्सीजन दोनों देना पड़ेगा हमें। पेन के लिए एनाल्जेसिक्स देंगे, एनसेड्स दे सकते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स भी दे सकते हैं, जिससे इन्फ्लेमेशन भी कम हो जाएगा, पेन भी सबसाइड हो जाएगा। फ्रिक्शन रब है या नहीं पेरिकार्डियल, वो हमें ऑस्कल्टेट करना होगा। एंड ब्लड कल्चर करने के बाद ही एंटीबायोटिक स्टार्ट करेंगे। सो ये चीज ध्यान रखना है, वी हैव टू टेक द सैंपल बिफोर इनिशिएटिंग एंटीबायोटिक्स। देन एंटीबायोटिक्स एडमिनिस्ट्रेट करेंगे अकॉर्डिंग टू द ब्लड कल्चर। देन पेशेंट को अगर क्रोनिक कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस है, मतलब हार्ट फेलियर के साइन एंड सिम्टम्स होंगे, सो वी हैव टू गिव डायूरेटिक्स एंड डिजॉक्सिन, वो दोनों देना है। डायूरेटिक्स दे रहे हैं तब पोटेशियम का भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा, बिकॉज इट एक्सक्रीट सोडियम एंड पोटेशियम बोथ, पोटेशियम इज वाइटल फॉर हार्ट। सो ये भी ध्यान रखना पड़ता है। पेशेंट को एक बार हमें चेक करना होगा कि उसको बार बार कार्डियक टेम्पोनेट हो रहा है या नहीं। अगर क्रोनिक है, बार बार हो रहा है, सो डॉक्टर सर्जरी करेंगे। विच सर्जरी? एंड दूसरी भी एक कर सकते हैं ऑनलाइन स्टूडेंट्स। पेरिकार्डियल विंडो, और पेरिकार्डेक्टोमी। यस, दोनों में से पेरिकार्डियल विंडो एक छोटी जगह पर हम सिर्फ ओपनिंग क्रिएट करते हैं, सो बहुत ज्यादा पेरिकार्डियल अफेक्ट हो जाएगा तो छोटी विंडोज कितनी करेंगे? इंस्टेड ऑफ दैट डॉक्टर विल प्रीफर पेरिकार्डियक्टोमी। जब छोटी जगह पर है तो पेरिकार्डियल विंडो कर सकते हैं। देन कार्डियक टेम्पोनेट, जो कॉम्प्लिकेशंस है कार्डियक टेम्पोनेट, हार्ट फेलियर के साइन एंड सिम्टम्स हमें मॉनिटर करने होंगे। एंड अगर देखने को मिल रहा है आपको कोई भी कॉम्प्लिकेशन, इमीडिएटली वी हैव टू नोटिफाई द पीएचसीपी। Then we have seen myocarditis. What do you mean by myocarditis? Online students? Inflammation of myocardium. Inflammation of myocardium. Now think, myocardium is the main muscle for contraction and relaxation.
हार्ट उस पर ही डिपेंड करता है। अगर वो ही इन्फ्लाम हो जाएगा तो उसकी पंपिंग ज्यादा अफेक्ट होगी कंपेयर टू एंडोकार्डाइटिस एंड पेरिकार्डाइटिस, बिकॉज मायोकार्डाइटिस ही इन्फ्लाम्ड हो गया है। सो साइन एंड सिम्टम्स इन्फ्लामेशन के तो होंगे ही, फीवर, चिल्स, देन एलिवेटेड डब्ल्यूबीसी, वो सब तो होगा, बट इंस्टेड ऑफ दैट डिज्निया होगा, टेकिकार्डिया होगा एज अ कंपेंसेटरी मैकेनिज्म। पेशेंट को चेस्ट पेन हो रहा है बिकॉज हार्ट जब पंप करेगा तब पेशेंट इफेक्टिवली नहीं कर पाता है, तो चेस्ट पंप पेन होगा, पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रब हो सकता है ड्यू टू दैट इन्फ्लामेशन। मायोकार्डाइटिस तक इन्फ्लामेशन कैसे जा सकता है? पेरिकार्डाइटिस इन्फ्लामेशन हुआ है, वो ठीक नहीं हुआ है, क्रोनिक स्टेज में चला गया है, तो वो धीरे धीरे मायोकार्डियम को भी इन्फेक्ट कर देगा। सिस्टमिक इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है और कुछ एलर्जिक रिस्पॉन्स की वजह से भी हो सकता है। गैलोप रिदम होगा, मतलब S3 साउंड हो। S3, हाँ S3 एंड S4 विच आर द एबनॉर्मल साउंड्स, वो हमें सुनाई देंगे, मर्मर्स सुनाई देंगे, पल्सेस ऑल्टरनेंस, मतलब अल्टरनेटिंग स्ट्रॉन्ग एंड वीक पल्स ऐसे। यस, ऑल्टरनेटिंग पल्स आपको सुनाई देगी, अगर फील करोगे, पाल्पेट करोगे तो फील होगी, एंड ऑस्कल्टेट करोगे, बीपी का बांध के जब हम सुनते हैं पल्स कैसे सुनाई देती है, तो वो उसमें भी आपको लाउड एंड स्लो एंड स्ट्रॉन्ग एंड वीक ऐसे ऑल्टरनेटिव पल्स आपको सुनाई देगी। हार्ट फेलियर के भी साइन एंड सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं। इंटरवेंशन मेन होगी एंटीबायोटिक टू ट्रीट द इन्फेक्शन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स भी दे सकते हैं टू रिड्यूस द इन्फ्लामेशन। For comfort we have to give upright position, sitting position या leaning forward position दे सकते हैं। ऑक्सीजन देंगे, अगर कार्डियक आउटपुट लो है तो आईवी फ्लूइड्स भी दे सकते हैं हम, एनाल्जेसिक्स, सैलिसिलेट, एनसेड्स, वो सब हम दे सकते हैं पेशेंट को। मायोकार्डियम अफेक्ट हो गया है, सो ऑब्वियसली हार्ट फेलियर, लाइक हार्ट अच्छे से काम नहीं कर पाएगा, सो वी हैव टू आल्सो गिव डिजॉक्सिन। डिजॉक्सिन देंगे, एंटी डिसरिथमिक देंगे, बिकॉज हार्ट अगर अच्छे से बीट नहीं करेगा तो रिदम एबनॉर्मल हो सकती है, डिसरिथमियाज हो सकता है, सो हमें एंटी डिसरिथमिक्स मेडिकेशन देनी होगी। एंटीबायोटिक्स देंगे आफ्टर डूइंग कल्चर, ब्लड कल्चर पहले करना है, फिर एंटीबायोटिक देना है। एंड कॉम्प्लिकेशन का खास ध्यान रखना है, थ्रोम्बस, अगर हार्ट अच्छे से पंप नहीं करेगा तो थ्रोम्बस, ब्लड पुलिंग की वजह से थ्रोम्बस के रिस्क है, हार्ट फेलियर हो सकता है, एंड कार्डियोमायोपैथी हो सकता है। सो ये कॉम्प्लिकेशंस मॉनिटर करने होंगे। अगर आपको कोई भी कॉम्प्लिकेशन दिखता है, उसके साइंस दिखते हैं, तो पीएससीबी को नोटिफाई भी करना होगा। ऑल दिस कैन बी डन। जरूरी नहीं है कि जितनी इंटरवेंशन दी है सिर्फ उतनी ही कर सकते हो आप। यू हैव टू थिंक अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, आपके सामने जो सिचुएशन है उसमें क्या सिनारियो है। अगर कोई सिचुएशन दिया है, हमने स्टडी किया है कि इतने सिम्टम्स होते हैं ये कंडीशन में, बट पेशेंट को सारे सिम्टम्स नहीं है, सारे सिम्टम्स सब पेशेंट में नहीं होते हैं, इट इट डिफर्स ऑन पर्सन टू पर्सन, राइट। सो जितना उसको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है उतना ही देना है। उसको ब्रीथिंग डिफिकल्टी है तो ऑक्सीजन दो, ब्रीथिंग डिफिकल्टी है ही नहीं तो फिर ऑक्सीजन क्यों देना है। सो वर्क अकॉर्डिंगली, पेशेंट के जो सिम्टम्स है उसके अकॉर्डिंग आपको इंटरवेंशन सिलेक्ट करनी होगी। जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो ये चीज ध्यान रखना है। फिर हमने देखा था एंडोकार्डाइटिस, मतलब ऑनलाइन स्टूडेंट्स, Inflammation of endocarditis inner layer. ओके, इन्फ्लामेशन ऑफ एंडोकार्डियम, इनर लेयर ऑफ द हार्ट, एंड जो वाल्व्स है वो भी एंडोकार्डियम से ही अटैच होते हैं, तो वो भी इन्फ्लाम हो जाते हैं। अगर वाल्व का इन्फ्लामेशन हो जाता है तो भी हम ऐसे ही बोल सकते हैं इन्फ्लामेटरी वाल्व डिजीज या इन्फ्लामेशन ऑफ एंडोकार्डियम, वो अटैच है। एंड कौन से लोगों में सबसे कॉमन है? सो आईवी ड्रग यूजर्स जो ऐसे शेयर करते हैं नीडल्स, आईवी ड्रग अब यूज करते हैं, जिसका रिसेंटली वाल्व रिपेयर या रिप्लेसमेंट हुआ है। प्रोस्थेटिक वाल्व है, प्रोस्थेटिक है मतलब हमारी बॉडी के लिए वो फॉरेन ऑब्जेक्ट है, सो इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन जनरेट करेगा एंटीजन एंटीबॉडी फाइट करने के लिए। एंड कार्डियक डिफेक्ट्स ही है कुछ तो भी हो सकता है। अभी वो एंट्री कैसे करेगा, समटाइम्स ये जो पर्सन है उनको ज्यादा होता है, इन अदर केसेस जो बैक्टीरिया है वो एंटर कैसे करता है हार्ट में। सो इफ अ पर्सन इज नॉट मेंटेनिंग गुड ओरल हाइजीन, ओरल कैविटी में से भी वो ट्रैवल करके एंडोकार्डियम तक जा सकता है। रिसेंटली डेंटल प्रोसीजर किया है, प्रॉपर एसेप्टिक टेक्निक यूज नहीं की होगी शायद, राइट, या तो उसकी वजह से भी ट्रैवल करके एंडोकार्डाइटिस हो सकता है। इन्फेक्शन है, स्किन का है, देन जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन है, जीआई सिस्टम का इन्फेक्शन है, या सिस्टमिक ब्लड का इन्फेक्शन है, तो भी वो एंडोकार्डाइटिस कॉज कर सकता है, उसकी वजह से हो सकता है। एंड कोई भी आईवी लाइन लिया है और उसमें हमने एसेप्टिक टेक्निक यूज नहीं की तो वो बैक्टीरिया ट्रैवल करके एंडोकार्डियम को इन्फ्लाम कर सकता है। फीवर और वो सब सेम होगा, एनोरेक्सिया, वेट लॉस होगा, कार्डियक मर्मर्स हमें सुनाई देंगे,
हार्ट फेलियर होगा. एंड व्हाट इज द क्लासिकल साइन ऑफ एंडोकार्डाइटिस? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, हॉलमार्क साइन क्या है एंडोकार्डाइटिस की? स्प्लिंटर हेमरेज, नेल बेड्स पर लाइनिंग जो ग्रेटनेस है, देन ऑस्लर्स नोड्स. एंड दो ही है सिर्फ? जेनेवा lesions, ये नॉन टेंडर ओके. है. हाँ. सो व्हाट डू यू मीन बाय स्प्लिंटर्ड हेमरेज? अदर स्टूडेंट्स, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, व्हाट इज स्प्लिंटर हेमरेज? जरूरी नहीं है कि एग्जाम में क्वेश्चन में ऐसे मेडिकल टर्मिनोलॉजी में लिखा होगा. पेशेंट कंप्लेन कर रहा है कि नर्स को कि देखो ये क्या हो गया, तो वो तो सिंपल टर्मिनोलॉजी यूज करेगा. पेशेंट विल नॉट स्पीक नर्स आई एम एक्सपीरियंसिंग स्प्लिंटर हेमरेज, राइट? तो व्हाट डू यू मीन बाय स्प्लिंटर हेमरेज? रेड लाइन कैसे नेल्स में? नेल बेड्स के ऊपर रेड रेड लाइंस हो जाएगी, दैट इज कॉल्ड एज स्प्लिंटर हेमरेज. व्हाट इज ऑस्लर्स नोड्स? So what is Geneva's lesion? Online students, what is the difference between Osler's nodes and Geneva's lesion? What is that? Tell me. Difference. Online student. Yeah. Red and painful lesions ऐसे. Sema. Oscillus nodes का. Okay. And Geneva में? Non-tender and hemorrhagic lesions. Okay. So Osler's nodes है, उसमें टेंडर लीजन्स होते हैं, पेनफुल लीजन्स होते हैं, रेड कलर के. एंड जेनेवा में हेमरेजिक होता है. हेमरेजिक मतलब सिर्फ रेड नहीं होगे, थोड़ा थोड़ा आपको ब्लूइश भी दिखेगा, बिकॉज ब्लड पूरा ना होता है तो थोड़ा वो दिखता है. सो इट इज हेमरेजिक लीजन बट वो पेनफुल है. सो आप पेशेंट का हार्ट टच करोगे और पेशेंट को पेन हो रहा है, समटाइम्स इट इज थियोरिटिकली करेक्ट, बट आपको देखने में जरूरी नहीं है. फ्रेश ब्लड होगा तो रेड ही दिखेगा, राइट? हेमरेजिक नहीं होगा. तो फिर हमें कैसे पता चलेगा? छूने से पता चलेगा. जैसे ही आप पालपेट ऐसे टच करोगे पेशेंट को पेन हो रहा है, देन इट इंडिकेट्स जेनेवाल लीजन. पेशेंट को पेन नहीं हो रहा है, देन इज ऑस्लर्स नोड्स. बट ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक हॉलमार्क साइन है एंडोकार्डाइटिस की. देन एक और चीज हो सकती है एंडोकार्डाइटिस में जो मायो एंड पेरी में नहीं हो सकती. व्हाट इज दैट? Clubbing of fingers. क्लबिंग ऑफ फिंगर्स. ओके. हाँ, वो भी नया साइन एंड सिम्टम था, बट एक मेन जो बहुत ही इमरजेंसी है हमारे लिए अगर हो गया तो Embolic complication. एम्बोलिक कॉम्प्लिकेशंस. क्यों होता है? बिकॉज जो एंडोकार्डियम है उसके अंदर कॉर्डेट टेंडिन है, वेजिटेशन जैसा होता है. अगर वो छूट गया, टूट गया, राइट, सो इट कैन ट्रैवल इनटू द आर्टेरियल सर्कुलेशन एंड गेट स्टक एनीवेयर इन द बॉडी. पूरी सिस्टम में कहीं पे भी स्टक हो जाएगा. जहां पर भी स्टक हो जाएगा उसके रिलेटेड साइन एंड सिम्टम्स हमें दिखेंगे. सो ये एक मेजर प्रॉब्लम है एंडोकार्डाइटिस में. ये हो सकता है, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल. देन हिपेटोस्प्लीनोमेगाली होगा. देन पेटेकी हो सकता है, मतलब इंटरनल ब्लीडिंग इंडिकेट करता है. एंड क्लबिंग ऑफ फिंगर्स. इंटरवेंशंस क्या कर सकते हैं? तो एक तो मेन एंटीबायोटिक तो देनी होगी. देन पेशेंट को बैलेंस एंड एक्टिविटी दोनों, रेस्ट एंड एक्टिविटी दोनों बैलेंस करना है. बहुत रेस्ट करेगा तो थ्रोम्बस फॉर्मेशन बढ़ सकता है. एक्टिविटी एक्सेस कर लेगा तो वो वेजिटेशन है, वो फ्रेगमेंट्स टूटकर एम्बोलस क्रिएट कर सकता है. सो दोनों में बैलेंस करके हमें करवाना है. देन हार्ट फेलियर के साइन एंड सिम्टम्स मॉनिटर करेंगे. स्प्लीनिक एम्बोलाई है तो हमें पता कैसे चलेगा? हाउ वी कैन आइडेंटिफाई? आपके पास एक पेशेंट है जिसको एंडोकार्डाइटिस है एंड सडनली पेशेंट कंप्लेन्स ऑफ डैश 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 व्हिच इंडिकेट्स स्प्लीनिक एम्बोलाई. व्हाट इज दैट कंप्लेन? व्हाट विल बी दैट कंप्लेन? पेन क्या? ओके, आई हैव गिवन यू वन क्वेश्चन. पेन कहां पर होगा? एब्डोमिनल पेन रेडिएटिंग टू द लेफ्ट शोल्डर. बट पेन, एब्डोमिनल पेन एग्जैक्टली कहां पर होगा?
Left upper quadrant. ओके, सो ये 4 क्वाड्रेंट करेंगे तो लेफ्ट अपर, राइट अपर, लेफ्ट लोअर, राइट लोअर, तो 4 हुए, बट आई एम टॉकिंग अबाउट 9 क्वाड्रेंट्स. देन Left hypochondriac. लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियाक रीजन, सो वहां पर पेन होगा बिकॉज स्प्लीन इज लोकेटेड ओवर देयर, सो वहां से पेन रेडिएट होके शोल्डर तक जाता है. सो दिस इंडिकेट्स, एंड रीबाउंड टेंडरनेस होगा, आप वहां पर जैसे ही पाल्पेट करके छोड़ोगे पेशेंट को पेन होगा. सो दिस इंडिकेट्स स्प्लीनिक एम्बोलाई. स्प्लीनोमेगाली भी हो सकता है, अगर स्प्लीन रप्चर हो गया तो भी प्रॉब्लम हो सकता है. इस्केमिक नेक्रोसिस, तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ इतने सिम्टम्स हो गए, बट ये मेन सिम्टम्स है जिससे आप क्ल्यू कर सकते हो कि यस स्प्लीनिक एम्बोलिज्म हुआ है. देन रीनल एम्बोलिज्म में क्या होगा, कैसे पता चलेगा? उसको क्या बोलते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, हाउ टू आइडेंटिफाई रीनल एम्बोलिज्म? Flying pain radiated to back. Radiate to Sorry, groin. radiated to groin, not back. So flying pain start होगा, धीरे धीरे groin region की तरफ आएगा. Then hematuria हो सकता है and pyuria हो सकता है. What is pyuria? Painful urination. Pulse in In urine. Pus in urine, right? So don't get confused. Okay. Then okay, central nervous system, मतलब ब्रेन की आर्टरी में अगर वो एम्बोलिस स्टक हो गई तो कैसे सिम्टम्स होंगे? Confusion, altered mental status, aphasia, dysphasia. What is that? What is aphasia? What is apraxia? And what is ataxia? एक लैंग्वेज डिसऑर्डर છે જેનાથી પર્સન એબિલિટી એટલે એબિલિટી માં કમ્યુનિકેટ કરવા એટેક્સી એટલે કે પુઅર મસલ પર અને એપ્રેક્સી એટલે કે ડિફિકલ્ટ વિથ સ્કિલ મૂવમેન્ટ્સ એટલે કે એની સ્કિલ મૂવમેન્ટ હોય છે એમાં ડિફિકલ્ટી આવે છે એપ્રેક્સી એપ્રેક્સિયામાં મારે કેવું આવ્યું કે અફેક્ટ કરે આપણે મૂવમેન્ટ એ મૂવમેન્ટ આપણે અફેક્ટ एक चीज रह गई. ऑनलाइन स्टूडेंट्स, what is aphasia, dysphasia, ataxia, apraxia? चलो बोलो. Online students, tell me. Aphasia means language માં problem હશે. हाँ. Then Dysphasia means speaking માં problem હશે. Inability to yes. Then apraxia. एप्रेक्सिया एंड एटेक्सिया में क्या होता है? Ataxia means coordination માં problem હશે. एटेक्सिया, हाँ. Apraxia નો idea નથી મેમ. ओके. ओके. एप्रेक्सिया के 3 टाइप्स है. अगर स्पीच वाला एप्रेक्सिया है so there will be difficulty in speech, बट अगर मसल वाला है, मोटर एप्रेक्सिया है, so there will be difficulty in motor movement. so अगर हम यहाँ पर देखें एप्रेक्सिया, so जो हम मूवमेंट करते हैं हमारी स्पीच है that is controlled by the movement of the tongue. so अगर स्पीच एप्रेक्सिया हो जाएगा तो पेशेंट स्पीच नहीं कर पाएगा.
there is difference between difficulty in speaking and difficulty in speech, right? So apraxia अगर speech वाला है, so there will be difficulty in speech, but ideomotor apraxia होगा, so difficulty in movement, जो मसल मूवमेंट होनी चाहिए उसमें नहीं होगा. So there are types. I was only aware about apraxia of speech. मुझे वो स्पीच वाला ही पता था. I don't know that there are 3 types of other 3 types है. आइडेशनल एप्रेक्सिया, जिसमें पेशेंट छोटी छोटी चीजें नहीं कर सकता, लाइक ब्रशिंग ऑफ टीथ, स्पून पकड़ना, वो भी नहीं कर पाएगा. एंड आइडियोमोटर में जनरलाइज मसल मूवमेंट जो कमांड है वो नहीं हो पाता. एंड स्पीच, एप्रेक्सिया ऑफ स्पीच में पेशेंट विल हैव डिफिकल्टी इन कोऑर्डिनेशन ऑफ द स्पीच मसल्स. सो स्पीच नहीं हो पाएगी पेशेंट की. अंडरस्टूड? आई केम टू नो अबाउट 2 न्यू थिंग्स. Yes. ओके, सो दिस इज द डिफरेंस. राइट इट डाउन. आपको तीनों लिखना है तो लिख देना. आइडियोमोटर एप्रेक्सिया, आइडेशनल एप्रेक्सिया एंड एप्रेक्सिया ऑफ स्पीच. 3 टाइप के एप्रेक्सिया है. ओके, सो ये डिफरेंस याद रखना. ओके, देन दिस ऑल थिंग्स इंडिकेट सेंट्रल नर्वस. ब्रेन में प्रॉब्लम हो गया है, ब्रेन की आर्टरी ब्लॉक हो गई है. पल्मोनरी एम्बोलाई के सिम्टम्स होंगे सडन चेस्ट पेन एंड सडन डिस्निया. देन हमें सब कुछ जो साइन एंड सिम्टम्स हमने देखे हैं वो असेस करने होंगे. पैटेकी के लिए असेस करना है स्प्लिंटर, हेमरेज, ऑस्लर्स नोड्स, जेनेवाज लीजन, क्लबिंग ऑफ फिंगर्स, वो सब हम चेक करेंगे. ब्लड कल्चर देंगे, ब्लड कल्चर करेंगे, उसके बाद एंटीबायोटिक्स देंगे. पेन हो रहा है तो पेन रिलीव करेंगे, कॉर्टिकोस्टेरॉइड दे सकते हैं, वो सब ध्यान रखना है. बट इसमें पेशेंट को लॉन्ग टाइम के लिए एंटीबायोटिक लेनी पड़ेगी आईवी. सो पेशेंट को उतने टाइम तक तो हम हॉस्पिटल रख नहीं सकते. सो इट इज बेटर टू डिस्चार्ज द पेशेंट विद आईवी कैन्यूला. आईवी के साथ ही डिस्चार्ज करेंगे. सो घर पे जाके उसको क्या ध्यान रखना है उसके लिए हमें एजुकेशन देना होगा. क्लाइंट एजुकेशन इज द स्कोप ऑफ आर. हमें ही करना होता है. हेल्थ एजुकेशन हमें करना होता है इन एंग्लिश कंट्री. सो यू मस्ट नो अबाउट व्हाट एजुकेशन यू कैन गिव टू द पेशेंट. सो क्या दोगे आप पेशेंट को, क्या एजुकेशन दोगे? Aseptic technique. Yes. So हाँ, and properly rinse. हाँ, gargling. Online students, चलो बोलो. Proper aseptic technique. Okay, aseptic technique यूज करनी है. Then Check radar score surrounding IV insertion site. yes. એન્ટીબાયોટિક નો કોર્સ કમ્પ્લીટ કરવાનો. ઇફ ટેમ્પરેચર હોય તો PHCP ને ઇન્ફોર્મ કરવાનું. ડેલી ટેમ્પરેચર લેવાનું. कितने ઓરલ टाइम तक? 6 वीक्स तक उसको डेली टेम्परेचर लेना होगा. देन ઓરલ હાઇજીન મેન્ટેન કરવાનું. અને આપણે કોઈ પ્રોસિજર કે ડેન્ટલ પ્રોસિજર કે કોઈ પણ કોઈ બધા PHCP ને ઇન્ફોર્મ કરવાનું કે હિસ્ટ્રી છે એન્ડોકાર્ડિટિસની. ओके, पहले भी हो चुका है, नो डाउट इट इज क्योर्ड कंप्लीटली, बट फिर भी उनको बोलना है कि मुझे हुआ था. सो सारे PHCPs केयरफुल रहे कि ये पेशेंट को रिस्क ज्यादा है एंडोकार्डाइटिस होने का, बिकॉज अगर ब्लड ही इन्फेक्ट हो गया तो वापस से प्रॉब्लम होगा. सो वो प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक्स दे ही दे. कुछ भी प्रोसीजर है, माइनर से माइनर डेंटल प्रोसीजर ही क्यों ना हो, वो प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक दे दे. स्किन लीजन है, स्किन पर कुछ वुंड है या लीजन है तो वो क्लीन करना है. देन एंटीबायोटिक्स अप्लाई करने होंगे प्रॉपरली. देन ब्रशिंग, ओरल हाइजीन मेंटेन करनी है. ब्रशिंग ट्वाइस अ डे करना होगा प्रॉपर रिंसिंग के साथ. ओके, देन आईवी कैन्यूला है. ओके, सो पेशेंट को लगता है कि देयर इज समथिंग इन्फेक्शन, तो उसने रिपोर्ट किया. देन हॉस्पिटल में जाके हमें चेंज करनी होगी, वो ही हम नहीं रख सकते. सो पेशेंट को पता होना चाहिए, राइट, ऑल दिस थिंग्स. एंड पेशेंट को भी पता होना चाहिए कॉम्प्लिकेशंस, हार्ट फेलियर के साइन एंड सिम्टम्स क्या है. एम्बोलिज्म, ईच एम्बोलिज्म, पल्मोनरी, स्प्लीनिक, रीनल, जो भी एम्बोलिज्म है उसके साइन एंड सिम्टम्स क्या है वो आप सिखाओगे उसको, कि अगर ऐसा कुछ देखने को मिलता है तो इमीडिएटली हमें कॉल कर हॉस्पिटल आ जाओ. ओके, देन हमने देखा था कार्डियक टेम्पोनेट. व्हाट इज दैट? ऑनलाइन स्टूडेंट्स,
Fluid accumulation in pericardial. Fluid accumulation in pericardial space. What is the very important point? That is not the exact rate point. Then it can lead to there is something. Yes, sudden. Yes, online students, what is this really important point? If suddenly 20 to 50 ml fluid accumulation થઈ જાય, it can indicate the cardiac tamponade. Cardiac tamponade, chronic वाला, Acute. acute, sudden. Acute है मतलब suddenly develop हुआ है. So suddenly अचानक से fluid 20 to 50 ml जितना भर जाता है, accumulate हो जाता है, then it can lead to acute cardiac tamponade. So that is why it is called as acute cardiac tamponade. Okay. अगर कोई पेशेंट को कार्डियक टेम्पोनेट है, हमने एज अ ट्रीटमेंट पेरिकार्डियोसेंटेसिस किया है, सो व्हाट यू विल इवेलुएट फॉर, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो you have one patient who is suffering from cardiac tamponade and doctor has prescribed to do the pericardiocentesis. After pericardiocentesis, what you will evaluate for? Okay. Okay. Online students? ऐसा भी क्वेश्चन है. वाइटल्स मॉनिटर करोगे, वाइटल्स में क्या क्या चीज मॉनिटर करोगे? यू विल मॉनिटर फॉर बीपी છે, હાર્ટ રેટ છે, रिदम છે, then jugular vein, CVP measurement, यस. sounds. हाँ, सो ये सारी चीजें असेस करनी होती है, तब हम पता लगा पाएंगे कि वो इम्प्रूव हुआ कि नहीं. सो ऐसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं. सो आपके पास इतना नॉलेज है, वो कैसे भी करके पूछे, यू शुड नो दैट दे आर आस्किंग अबाउट दिस थिंग्स. सो हम ब्रीथ साउंड चेक करेंगे, इट शुड बी क्लियर. जुगुलर वेन्स चेक करनी है, इट शुड बी नॉट डिस्टेंडेड, नॉर्मल हो जानी चाहिए. ब्लड प्रेशर चेक करेंगे, इट शुड इंक्रीज. प्री प्रोसीजर के कंपैरिजन में वो इंक्रीज होना हुआ चाहिए, बढ़ना चाहिए. कार्डियक आउटपुट चेक करेंगे, इट शुड आल्सो इंक्रीज. तो हमें कैसे पता चलेगा कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हुआ है? बीपी इंक्रीज हो जाएगा. पल्स अच्छी क्वालिटी की आएगी, +2 तो आराम से आ जाएगी. अब ग्रेडिंग +2 अच्छी क्वालिटी की पल्स आएगी. रिदम भी हार्ट की नॉर्मल हो जाएगी. ऑस्कल्टेट करोगे तो पहले आपको मफल्ड हार्ट साउंड आते थे, ऐसे लगता था कि दूर. अब ऐसा नहीं लगेगा, आपको क्लियर हार्ट साउंड भी सुनाई देंगे. चेस्ट पेन नहीं होगा, डिज्निया नहीं होगा. सो ये सारे चीजें आप मॉनिटर करोगे. सीवीपी, सेंट्रल वीनस प्रेशर भी अब डिक्रीज हो गया है, जो फ्लूइड कंजेशन की वजह से बढ़ गया था, अब वो भी डिक्रीज हो गया है. सो अच्छी बात है. सो ये सारी चीजें मॉनिटर करना भी हमें ही पड़ेगा. सो अ नर्स हैज टू मॉनिटर ऑल दिस थिंग्स. व्हाट आर द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ कार्डियक टेम्पोनेट? डिक्रीज एंड और एक चीज. यस, ऑनलाइन स्टूडेंट. Have you ever seen any patient ICU में जॉब की हो या फ्लोट हुआ हो, तो आपको डॉक्टर ने बोला हो कि यू हैव टू मॉनिटर फॉर द पल्स प्रेशर, ऐसा कभी एक्सपीरियंस किया है? ओके. सो ये चीजें असेसमेंट फाइंडिंग्स है. पल्सेस पैराडॉक्सिस होगा, सीवीपी इंक्रीज हो जाएगा, जुगुलर वेन डिस्टेंड हो जाएगी, मफल्ड हार्ट साउंड सुनाई देंगे, ऐसा लगेगा कि हार्ट दूर है बिकॉज ऑफ देयर बैरियर. देन कार्डियक आउटपुट भी डिक्रीज हो जाएगा. तो डिक्रीज कार्डियक आउटपुट के साइन एंड सिम्टम्स होंगे, क्या होंगे? It can also be included in assessment finding. Decreased blood pressure, diminished or absent pulse, dyspnea. So ये सारे decreased cardiac output के sign and symptoms है, right? So it should be included in assessment. जरूरी नहीं है कि वो points नहीं होंगे. So you have to think according to that. Pulse pressure भी narrow हो जाएगा. मतलब what is pulse pressure?
द डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक, सिस्टोलिक माइनस डायस्टोलिक करता है तो जो आता है उसको हम पल्स प्रेशर बोलते हैं, तो वो कम हो जाएगा, नैरो हो जाएगा। इंटरवेंशन क्या कर सकते हैं? मेन इंटरवेंशन फ्लूइड अक्यूमुलेशन है तो मेन क्या होगा? सो रिमूवल इट इज कॉल्ड एज पैरासेंटेसिस पैरासेंटेसिस फॉर ascites. Pericardiocentesis. Yes, pericardiosynthesis. Don't get confused. जब क्वेश्चन में रीड करते हो पैरासिंथेसिस लिखा है, then they are talking about ascites. For heart, it is pericardiosynthesis. So pericardiosynthesis, that would be the main treatment. So उसके पहले हम symptomatic treatment देंगे। ये पेशेंट को ऑब्वियसली आईसीयू में रखना पड़ता है, हीमोडायनेमिक मॉनिटरिंग कार्डियक मॉनिटर पर ही रखेंगे पेशेंट को। We cannot keep that patient in a ward. कभी भी कुछ भी हो सकता है, हार्ट फेलियर हो गया तो पेशेंट मर जाएगा, डिस्ट्रीमियाज और वो सब हो सकता है। सो पेशेंट को आईसीयू में रखना पड़ेगा। IV fluids देंगे टू इम्प्रूव द कार्डियक आउटपुट, बट बी वेरी केयरफुल, ऑलरेडी सीवीपी इंक्रीज है, सो हमें ओवरलोड नहीं करना है और डिस्टेंट नहीं करनी है, जुगुलर वेन्स सिस्टमिक सर्कुलेशन बढ़ाना नहीं है, हमें सिर्फ कार्डियक आउटपुट इंप्रूव करना है। सो बी वेरी केयरफुल, बट वी कैन गिव IV fluids अकॉर्डिंग टू प्रिस्क्रिप्शन। डायग्नोस्टिक टेस्ट में चेस्ट एक्सरे इको करने से पता चल जाएगा। मेन ट्रीटमेंट है पेरिकार्डियोसिंथेसिस। देन बार बार पेरिकार्डियोसिंथेसिस हो गया, फिर हमने चीजें मॉनिटर की, एक दिन के बाद वापस से सिम्टम्स स्टार्ट हो गए कार्डियक टेम्पोनेट के, इट इंडिकेट्स दैट उसको रिकरेंट हो गया। अगर ऐसे बार बार हो रहा है, रिकरेंट कार्डियक टेम्पोनेट हो रहा है या क्रोनिक टेम्पोनेट कार्डियक टेम्पोनेट है, तो फिर हमें सर्जरी करके उसको ठीक करना होगा। देयर आर टू ऑप्शंस, पेरिकार्डियल विंडो और पेरिकार्डियक्टोमी। सो दोनों चीज करने से वापस से अच्छा काम स्टार्ट हो जाएगा, हार्ट का प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन और वो सब कुछ हो जाएगा। सो दिस आर द इंटरवेंशंस। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? मैम यस। માયોકાર્ડિટિસ ને એન્ડોકાર્ડિટિસમાં ઓનલી સિમ્પ્ટોમેટિક એન્ડ મેડિસિન થી ટ્રીટ કરવાનું? हाँ, ઓકે मेन एंटीबायोटिक होगी, बिकॉज बाकी सब हम सिम्टोमेटिक देखेंगे, जो भी पेशेंट को तकलीफ हो रही है वो करेंगे। मेन ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक ही होगी। ઓકે મેમ ओके, यस। सो नेक्स्ट टॉपिक इज वाल्व्युलर हार्ट डिजीज। मतलब what do you mean by valvular heart disease? What does this heading is suggesting you? ये हेडिंग पढ़ के क्या लग रहा है आपको? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, હાર્ટમાં જે વાલ્વ છે એમાં problem. यस, इट इज अ डिजीज ऑफ वाल्व्स। हार्ट के जो वाल्व्स है उसके डिजीज के बारे में स्टडी कर रहे हैं। सो व्हाट डिजीज कैन बी देयर प्रेजेंट ऑन द वाल्व्स? लेट्स स्टडी। सो valvular disease occurs when the heart valves cannot open fully, जिसको हम बोलते हैं stenosis, और close completely, जिसको हम बोलते हैं insufficiency और regurgitation। सो दो मेन टाइप के डिजीज होते हैं, या तो वाल्व अच्छे से ओपन नहीं हो पा रहे हैं, सो बंद ही रह रहे हैं, सो उसको हम बोलेंगे स्टेनोसिस। या तो वाल्व ओपन तो हो रहे हैं अच्छे से, बट बंद अच्छे से नहीं हो रहे, देयर इज सम गैप, वो कंप्लीटली क्लोज नहीं हो रहा है, सो दैट वी विल कॉल एज इनसफिशिएंसी और रिगर्जिटेशन। सो वाल्वुलर हार्ट डिजीज प्रिवेंट्स द एफिशिएंट ब्लड फ्लो थ्रू द हार्ट। दोनों, अगर स्टेनोसिस है या रिगर्जिटेशन, दोनों में से कोई भी है, इफेक्टिव ब्लड फ्लो नहीं होगा। जस्ट इमेजिन कोई भी वाल्व है, इधर एवी वाल्व या सेमिल्यूनर वाल्व, कोई भी वाल्व है, स्टेनोस हो गया है, सो हार्ट कितना भी पंप करे, वो जितना ब्लड जाना चाहिए उतना नहीं जाएगा, थोड़ा थोड़ा ही जाएगा, बिकॉज कंप्लीटली ओपन नहीं है, थोड़ी ही जगह है उसमें से ही जा पाएगा। अगर रिगर्जिटेशन है, सो हार्ट ने पंप किया एंड जैसे ही रिलैक्स हुआ, वो ब्लड गया था वो वापस आ जाएगा, राइट? सो दोनों ऐसे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, रिगर्जिटेशन हो सकता है, स्टेनोसिस, दोनों में इफेक्टिव ब्लड फ्लो नहीं होगा। सो वी आर गोइंग टू स्टडी द टाइप्स ऑफ valvular heart disease. First है mitral stenosis. What do you mean by mitral stenosis? Headline? Online students, what do you mean by mitral stenosis? narrowing of mitral valve. Okay, narrowing of mitral valve, अच्छे से open नहीं हो रहा है। Mitral valve is located in right side. Mitral valve कहाँ पर है? Left side, between left ventricle and aorta.
Left atrium ventricle. Yes. So atrioventricular valve है mitral valve. Another name is bicuspid. So ऐसे bicuspid stenosis लिखा हो तो भी confuse नहीं हो जाना है. So mitral stenosis मतलब valvular tissue thickens and narrows the valve opening, preventing blood from flowing from the left atrium to left ventricle. So जो valve है वो diseased है. मतलब normal valve आपने देखे होंगे इमेज में ऐसे बाइकस्पिड ऐसे बाई वेंट्रिकुलर वाल्व है राइट. सो जब ओपन होता है तब ऐसे होगा, ऐसे होता है. इन शॉर्ट ऐसे होता है राइट. ओपन होगा तब दो एक पूरा ओपनिंग हो जाएगा. बट वो थिक हो गया है सो अच्छे से ओपन नहीं हो पा रहा है, सिर्फ इतना ही ओपन हो रहा है, थोड़ा ही होल ओपन हो रहा है. सो दिस इज कॉल्ड एज स्टेनोसिस. उसमें से ब्लड जाएगा बट इफेक्टिव नहीं जा पाएगा. सो जो इफेक्टिव अच्छे से ब्लड जाना चाहिए एट्रियम से वेंट्रिकल तक तब नहीं जा पाएगा. Opposite to that, there is mitral insufficiency या तो mitral regurgitation. मतलब क्या ऑनलाइन स्टूडेंट्स બેકફ્લો થશે બ્લડ. ओके. सो ये इसका मतलब क्या है कि जो mitral valve है वो प्रॉपर क्लोज नहीं हो रहा है. होता क्या है आइडियली एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होता है तब mitral valve ओपन हो जाता है, फिर जैसे ही ब्लड वेंट्रिकल्स में चला जाएगा वाल्व क्लोज हो जाएगा एंड देन वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे सो वो सारा ब्लड है लेफ्ट साइड से वो अओर्टा में चला जाता है. बट ये जो वाल्व है वो थोड़ा ओपन रह रहा है, कंप्लीटली क्लोज नहीं हो रहा है. सो जैसे ही सिस्टोल होगा ड्यूरिंग सिस्टोल, किसके सिस्टोल की बात हो रही है, एट्रिया की या वेंट्रिकल की? सिस्टोल मतलब श्योर કોન્ટ્રાક્શન. श्योर યસ. यस. सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन. सो किसके कॉन्ट्रैक्शन की बात हो रही है, एट्रिया की या वेंट्रिकल की? देखो વેન્ટ્રિકલ. मैं फिर से लाइन पढ़ती हूँ. वाल्व इज इनकॉम्पिटेंट मतलब अच्छे से काम नहीं कर रहा है, इनकॉम्पिटेंट हो गया है कि अच्छे से उसको जो बंद होना चाहिए वो नहीं हो रहा है. इट प्रिवेंट्स द कंप्लीट वाल्व क्लोजर. जब वाल्व क्लोज होना चाहिए वो नहीं हो रहा है ड्यूरिंग सिस्टोल. मतलब किसके सिस्टोल की बात हो रही है, एट्रिया या वेंट्रिकल? એટ્રિયમ. एट्रियम सिस्टोल होगा सो एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होता है तब वाल्व को क्लोज होना चाहिए, ઓપન. ओपन होना चाहिए. तो वाल्व कब क्लोज होता है, जब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है. सो इट शुड क्लोज. तो ये सिस्टोल वेंट्रिकल्स की बात हो रही है. वेंट्रिकल्स जब क्लोज होते हैं तब एक्चुअली में वाल्व बंद होना चाहिए तभी पूरा ब्लड अओर्टा में जाएगा. जस्ट इमेजिन अगर वाल्व थोड़ा भी ओपन है तो जैसे ही वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा कुछ ब्लड वापस से एट्रिया में चला जाएगा. सो दिस इज नॉट गुड. सो माइट्रल रिगर्जिटेशन एक ऐसी कंडीशन है जिसमें वाल्व इनकॉम्पिटेंट हो जाता है. जब सिस्टोल होता है तब कंप्लीट क्लोजर नहीं होता है. इट शुड गेट कंप्लीटली क्लोज बट कंप्लीट क्लोजर नहीं हो पाता है. नेक्स्ट, माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स. व्हाट इज दैट? माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स. प्रोलैप्स है ना, एवी वाल्व में सबसे कॉमन है. सेमीलुनर वाल्व में प्रोलैप्स नहीं होता है बट एवी वाल्व मतलब ट्राइकस्पिड वाल्व प्रोलैप्स भी हो सकता है, माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स भी हो सकता है. व्हाट इज प्रोलैप्स? हमने ऐसा ओबीजी में देखा था, यूट्राइन प्रोलैप्स ऐसा कुछ देखा था कंडीशन. व्हाट डू यू मीन बाय प्रोलैप्स? ओके. प्रोट्रूशन થઈ જાય. कहाँ पर होगा प्रोट्रूशन? ओके. सो नॉर्मली वाल्व ऐसे होते हैं राइट, फ्लैप्स जैसे होते हैं, बाइकस्पिड ऐसे वाल्व होते हैं. कैन यू सी मी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, मेरा हाथ दिख रहा है आपको? યસ મેમ. Yes, ma'am. तो वाल्व ऐसे होते हैं जस्ट जैसे मैंने फिगर में ड्रॉ किया है वैसा, जैसा मैंने फिगर में ड्रॉ किया है. सो वाल्व प्रोलेप्स होना मतलब क्या, जब वाल्व ओपन होते हैं तो ऐसे ओपन होंगे फिर ऐसे क्लोज होंगे, ओपन एंड क्लोज. दिस इज द नॉर्मल मैकेनिज्म. प्रोलेप्स हो रहा है मतलब
जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं तब वाल्व ऐसे हो रहा है, एट्रियम की तरफ जा रहा है, सो इट इज डिस्प्लेसमेंट। ऐसा नहीं होना चाहिए, वाल्व इतने लूज हो गए हैं कि जैसे ही वेंट्रिकल्स में प्रेशर क्रिएट हुआ वो ऊपर की तरफ खुल गए, उल्टा खुल गए, सो दैट इज प्रोलैप्स। अंडरस्टैंड व्हाट इज प्रोलैप्स? यस और नो? पता चला? Yes, sir. ओके, यू कैन ऑल्सो सर्च द इमेजेस, आपको इमेज भी दिखेगा कि वाल्व ऐसे ऊपर हो गया है, सो आपको पता चलेगा प्रोलैप्स जब कॉन्ट्रेक्शन होता है तब ऐसे ऊपर की तरफ एकदम लूज हो गया है, सो वो भी ऊपर की तरफ चला गया प्रेशर की वजह से, सो दैट इज कॉल्ड एज वाल्व प्रोलैप्स। इट शुड बी आइडियल, जब डिस्प्लेस हो जाता है आइडियली ऐसी पोजीशन है, बट अगर ऐसे हो जाता है लीफलेट, सो दैट इज कॉल्ड एज प्रोलैप्स। सो वाल्व लीफलेट्स प्रोट्रूड इनटू द लेफ्ट एट्रियम ड्यूरिंग सिस्टोल। किसके सिस्टोल की बात हो रही है? एट्रियम, Ventricle. वेंट्रिकल। वो लूज है, एट्रिया सिस्टोल हो गए तो प्रेशर ऐसे ही आएगा, तो वो तो ऐसे ही खुलेंगे, बट जब वेंट्रिकल कंप्रेस होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो वो ऊपर की तरफ चले जाएंगे। सो जो लीफलेट्स है वो एट्रियम की तरफ प्रोट्रूड हो जाते हैं, मूव हो जाते हैं ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल, दैट इज कॉल्ड एज माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स। ट्राइकस्पिड वाल्व प्रोलैप्स में क्या होगा? जब राइट वेंट्रिकल कंप्रेस होंगे, सो ट्राइकस्पिड वाल्व ऊपर की तरफ चला जाएगा। ट्राइकस्पिड वाल्व भी इतना इजीली नहीं हो पाता, क्यों? बिकॉज वो 3 कस्प वाला है, 2 कस्प में सबसे कॉमन है, बट वो तो 3 कस्प वाला है, सो बहुत रेयर है, बट हो सकता है ऐसा। नेक्स्ट है एओर्टिक स्टेनोसिस। एओर्टिक स्टेनोसिस मतलब ऑनलाइन स्टूडेंट्स, Narrowing of aortic यस एओर्टिक वाल्व है। कहां पर है एओर्टिक वाल्व? between left ventricle and aorta. बिटवीन लेफ्ट वेंट्रिकल एंड aorta। सो जो aortic valve है वो ठीक होके स्टेनोस हो गया, मतलब कंप्लीटली ओपन नहीं हो पा रहा है, सो जो ब्लड है लेफ्ट वेंट्रिकल से aorta में जाना चाहिए उतना इफेक्टिव नहीं जा पाएगा, जितनी गैप है उतना ही जा पाएगा। एंड aortic insufficiency मतलब valve incompetent है, वो completely close नहीं हो रहा है, एंड प्रिवेंटिंग द valve closure during diastole। किसके diastole की बात हो रही है? aortic valve कब क्लोज होना चाहिए? we have studied this open mechanism, closure mechanism क्या था? जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तब दोनों एवी वाल्व ओपन होते हैं या क्लोज होते हैं? एवी वाल्व, एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व की बात कर रही हूँ। जब वेंट्रिकल्स, दोनों वेंट्रिकल्स साथ में ही कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, सो जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तब एवी वाल्व क्लोज होते हैं या ओपन होते हैं? Close. क्लोज होंगे, वरना ओपन होंगे तो ब्लड एट्रियम में चला जाएगा। सो कौन से वाल्व ओपन होते हैं? Semilunar. सेमिल्यूनर वाल्व, तभी तो वेंट्रिकल से ब्लड आगे जा पाएगा। सो ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल एवी वाल्व क्लोजेस एंड सेमिल्यूनर वाल्व ओपन्स। जब वेंट्रिकल्स रिलैक्स होते हैं मतलब डायलेट होते हैं ब्लड को भरने के लिए, तब कौन से वाल्व ओपन होते हैं, कौन से क्लोज होते हैं? एवी वाल्व ओपन થશે અને સેમિલુનર ક્લોઝ થશે। यस, एवी वाल्व ओपन होंगे तभी तो ब्लड नीचे आ पाएगा, सो एवी वाल्व ओपन हो जाएगी पर सेमिलुनर क्लोज हो जाएंगे। अगर सेमिलुनर ओपन रहे तो अओर्टा या पल्मोनरी आर्टरी में जो भी ब्लड है वो वापस से वेंट्रिकल में आ जाएगा, राइट? सो ये अओर्टिक इनसफिशिएंसी में क्या होता है, ड्यूरिंग डायस्टोल वो कंप्लीटली क्लोज नहीं हो पाते। सो किसके डायस्टोल की बात हो रही है? Ventricle. वेंट्रिकल्स की, यस, वेंट्रिकल्स जैसे ही रिलैक्स हो जाएंगे, सो वो वाल्व अच्छे से बंद नहीं हुए, सो अओर्टा में या पल्मोनरी आर्टरी में जितना भी ब्लड भेजा था अभी रिसेंटली वो वापस से बैक फ्लो होके वेंट्रिकल्स में वापस आ जाएगा। सो रीगर्जिटेशन हुआ, so valve is incompetent and it is not completely closed during ventricular relaxation or ventricular diastole. Okay, आप एनाटॉमी भूल गए हो कुछ स्टूडेंट्स। Okay, so there are different types: aortic valve stenosis and insufficiency, tricuspid stenosis and insufficiency, pulmonary stenosis and insufficiency. So तीनों के tables है अलग अलग। So what is the difference, क्या होता है? We will see after a short break. Let's take a short break of 10 minutes. फिर हम aortic disorder, tricuspid and pulmonary disorders देखेंगे। Yes or no?
Yes, you are ma'am. back? Okay, so let's start with aortic valve disorder. So उसमें aorta का stenosis and insufficiency होगा, जो हमने आगे अभी heading देखा था. So whenever there is aortic stenosis, patient के अंदर साइन एंड सिम्टम्स क्या होगी? डिज्निया ऑन एक्सर्शन. जब पेशेंट एक्सरसाइज करता है, यू हैव टू थिंक लॉजिकली, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसे सोचो. aortic stenosis है मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल पंप कर रहा है बट ब्लड आगे अच्छे से नहीं जा रहा है. सो जब हम एक्सरसाइज करते हैं, हमारी बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई की जरूरत ज्यादा पड़ती है. नो डाउट हार्ट टैकीकार्डिया हो जाता है, बट ब्लड तो आगे जा ही नहीं पा रहा है. सो जब पेशेंट एक्सर्शन रेस्टिंग स्टेट में होगा, तब जितना नॉर्मली थोड़ा थोड़ा जा रहा है तो उतने से उसको प्रॉब्लम नहीं. बट रेस्टिंग स्टेट के बाद जैसे ही पेशेंट कुछ एक्टिविटी करेगा, देयर विल बी डिज्निया. देन एंजाइना होगा, चेस्ट पेन होगा. सिंकोप ऑन एक्सर्शन मतलब कुछ एक्टिविटी करता है सो चक्कर आ जाता है, फटीग हो जाएगा पेशेंट को. ऑर्थोपनिया होगा. व्हाट इज ऑर्थोपनिया? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, Shortness of breath when okay, so when patient changes the position, there will be difficulty in breathing, shortness of breath ऐसा होगा. Paroxysmal nocturnal dyspnea, I hope you know this terminology, we have just studied. And harsh systolic crescendo decrescendo murmur, this is something big terminology. Okay, so एक murmur सुनाई देगा. murmur कौन से टाइम पर सुनाई देता है? ड्यूरिंग सिस्टोलिक. किसके सिस्टोलिक की बात हो रही है? ऑलवेज. सिस्टोलिक डायस्टोलिक सुनो ना तो ज्यादा ना दौड़ाओ ना, तो एक ही चीज ज्यादा नहीं, हम वेंट्रिकल्स के रेफरेंस में ही चलते हैं. एट्रियम उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इट इज इंपॉर्टेंट बट वेंट्रिकल्स मोर इंपॉर्टेंट है. सो वेन जब भी डायस्टोल सिस्टोल ऐसी बात हो तो वेंट्रिकल्स की बात होगी, ऐसा सोचना है. सो ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल हमें मरमर सुनाई देगा, बट मरमर कैसा होगा? क्रेसेंडो डी क्रेसेंडो. सो लेट मी टेल यू व्हाट इज क्रेसेंडो, व्हाट इज डी क्रेसेंडो. ओके, क्रेसेंडो मतलब मरमर साउंड धीरे धीरे लाउड हो रहा है. सो ये जस्ट इमेजिन कि ये जो मैं एम्पलीट्यूड वेव्स बना रही हूँ वो मरमर के साउंड की है. सो धीरे धीरे मरमर साउंड ऐसा हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. राइट, मरमर साउंड आपको एकदम से धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है. दिस इज क्रेसेंडो. डिक्रेसेंडो मतलब डिक्रीज हो रहा है, ऐसा याद रखो. डिक्रेसेंडो डिक्रीज, सो क्रेसेंडो विल इंक्रीज. ऐसे क्रेसेंडो मरमर साउंड कैसा होगा? स्टार्टिंग में आपको लाउड सुनाई देगा, फिर धीरे 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 वो डिक्रीज हो रहा है. राइट, साउंड, उसका साउंड की बात हो रही है. जब भी आप S1 एंड S2 ऑस्कल्टेट करते हो, सो बिटवीन S1 एंड S2 आपको मरमरिंग साउंड सुनाई देगा, वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा. बट इसमें ड्यूरिंग डायस्टोल इंक्रीज डिक्रीज दोनों होता है. सो साउंड ऐसे आएगा, इंक्रीज भी हो रहा है एंड डिक्रीज भी हो रहा है, लाइक दिस. सो ऐसे एकदम से इंक्रीज हुआ फिर धीरे धीरे डिक्रीज हुआ. सो ऐसा दोनों साउंड सुनाई देंगे. सो इट इज कॉल्ड एज क्रेसेंडो डिक्रेसेंडो. मरमर कब सुनाई देगा? ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल. बिकॉज जस्ट ऐसे सोचो, वेंट्रिकल सिस्टोल हो रहे हैं बट ब्लड आगे नहीं जा पा रहा है ड्यू टू दैट रेजिस्टेंस. सो अचानक से मरमर साउंड धीरे धीरे इंक्रीज होगा, फिर डिक्रीज होगा, फिर अगेन सिस्टोल होगा, फिर से वो मरमर साउंड सुनाई देगा. सो हार्श, एकदम लाउड, ज्यादा साउंड सुनाई देता है ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन. हमें मरमर सुनाई देगा. क्वालिटी कैसी होगी? क्रेसेंडो डिक्रेसेंडो. इंटरवेंशंस क्या करेंगे? सबकी इंटरवेंशंस हम लास्ट में देखेंगे. सो सबकी उसमें लास्ट में देखने को मिलेंगे. अब whenever there is aortic insufficiency, so insufficiency है तो क्या होगा? वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद रिलैक्स होता है तो एओर्टा में से बैक फ्लो हो रहा है ब्लड फ्लो का. राइट, सो ड्यूरिंग दैट रेस्टिंग स्टेट हो या कोई भी हो, पेशेंट को डिस्निया होगा. बिकॉज नॉर्मली भी ऐसे पेशेंट बैठा है तो भी वेंट्रिकल्स पंप करके ब्लड को भेज रहे तो वो वापस आ रहा है. सो डिस्निया होगा, एंजाइना होगा, टेकीकार्डिया होगा. एज अ कंपेंसेटरी मैकेनिज्म, बॉडी को चाहिए ब्लड, नहीं मिल रहा है, सो वो हार्ट रेट बढ़ा देंगे. फटीग होगा, ऑर्थोपनिया होगा, पैरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल डिस्निया होगा, एंड ब्लोइंग डिक्रेसेंडो डायस्टोलिक मरमर. मतलब जब डायस्टोल होता है, रिलैक्सेशन फेज में होता है वेंट्रिकल्स, तब मरमर सुनाई देगा. कैसा मरमर होगा? डिक्रेसेंडो मतलब पहले लाउड होगा, फिर धीरे 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 डिक्रीज. सो डिक्रीजिंग पैटर्न में एक ब्लोइंग मरमर. ब्लोइंग मतलब अचानक से ऐसे ब्लड फ्लो वापस आ रहा है तो कैसा साउंड आएगा, वैसे ब्लोइंग मरमर सुनाई देगा ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर डायस्टोलिक. और उसकी क्वालिटी होगी डिक्रेसेंडो. धीरे धीरे से साउंड डिक्रीज हो रहा हो ऐसा आपको क्वालिटी में सुनाई देगा. ओके, नेक्स्ट लेट्स स्टडी अबाउट ट्राइकस्पिड डिसऑर्डर्स. तो ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस एंड इनसफिशिएंसी देखते हैं. whenever there is tricuspid stenosis मतलब राइट एवी वाल्व है उसकी बात हो रही है. स्टेनोस हो गया मतलब हार्ट
एट्रियम, राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट तो हो रहा है बट पूरा ब्लड जा नहीं पा रहा है, देयर इज रेजिस्टेंस, पूरा ओपन नहीं है, थोड़ा ही ओपन है, तो उसमें से थोड़ा ही जा पाएगा। सो ड्यूरिंग दैट क्या होगा, इजीली फटीग विथ मिनिमल एफर्ट, कुछ मिनिमम एक्टिविटी भी करेगा तो वो थक जाएगा पेशेंट। रिपोर्ट्स फ्लटरिंग सेंसेशन इन द नेक, ऑब्स्ट्रक्टेड वीनस ब्लड फ्लो। राइट एट्रियम का काम क्या है, पूरी बॉडी में से ब्लड लेना, रिसीव करना एंड उसको आगे राइट वेंट्रिकल में भेजना, बट बीच में ही स्टेनोसिस है। सो जैसे ही एट्रिया ऐसे पंप करेगा, ब्लड आगे तो जा नहीं पा रहा है, रास्ता बंद है, सो शायद पॉसिबिलिटी है कि बैक फ्लो थोड़ा थोड़ा हो सके। सो पेशेंट को नेक में फ्लटरिंग सेंसेशन होगा, ऐसे लगेगा कि वेन्स है वो ऐसे पाल्पेट हो रही है, जैसे आईज पे होता है, हमें आंख फड़कती है ऐसा बोलते हैं ना, वो व्हाट इज दैट, जो आर्टरीज है वो स्पाज्म होता है, इसीलिए हमें वो एक्सपीरियंस होगा। तो सेम पेशेंट को नेक में भी एक्सपीरियंस होगा, फ्लटरिंग सेंसेशन होगा, पेशेंट साइनोस हो जाएगा, साइनोसिस हो सकता है। रंबलिंग डायस्टोलिक मर्मर, रंबलिंग मतलब एकदम लाउड, ऐसे जोर से रंबलिंग साउंड। अब रंबलिंग का मतलब क्या, साउंड देखोगे ना तो एकदम जोर से बूशिंग साउंड नहीं आता। सो डायस्टोलिक मर्मर होगा, किसके डायस्टोल की बात हो रही है, वेंट्रिकल्स के ही डायस्टोल। एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होता है तब वेंट्रिकल्स रिलैक्स होते हैं। सो ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन डायस्टोल एक रंबलिंग साउंड सुनाई देगा, मर्मर सुनाई देगा, सो दैट इज रंबलिंग मर्मर। Signs of right ventricular failure including ascites, hepatomegaly, peripheral edema, jugular vein distension with clear lung fields. Right ventricular failure के भी साइन एंड सिम्टम्स होंगे, क्यों, बिकॉज ब्लड आगे पूरा नहीं जा रहा है तो वो बॉडी में ही वापस जाएगा, जैसा कि वेंट्रिकल फेलियर में होता था, सेम वैसा ही होगा। सो साइन एंड सिम्टम्स उसके भी सेम होंगे एंड कार्डियक आउटपुट भी डिक्रीज हो जाएगा, बिकॉज बॉडी में राइट वेंट्रिकल में जाएगा तब वो लंग्स में जाएगा, तब वो लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, तब वो बॉडी में जाएगा, आगे से ही बंद है तो पूरा सिस्टम बंद हो जाएगा। देन ट्राइकस्पिड इनसफिशिएंसी में क्या होगा, एसिम्प्टोमेटिक इन माइल्ड सिचुएशन, ट्राइकस्पिड अच्छे से क्लोज नहीं हो रहा है, सो कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है कुछ ब्लड बैक फ्लो होगा, कुछ ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में चला जाएगा। सो एकदम माइल्ड सिचुएशन में तो पेशेंट को पता भी नहीं चलेगा दैट पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम ट्राइकस्पिड इनसफिशिएंसी। जब ज्यादा हो जाएगा इनसफिशिएंसी तब सिम्टम्स थोड़े थोड़े बढ़ेंगे। साइंस ऑफ राइट वेंट्रिकुलर फेलियर, इसमें भी सेम होगा बिकॉज बैक फ्लो हो रहा है ब्लड का, एट्रियम में जा रहा है फिर बॉडी में जाएगा, सो उसमें भी राइट वेंट्रिकुलर फेलियर के जो सिम्टम्स है वो स्टेनोसिस, ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस में भी देखने को मिलेंगे, इनसफिशिएंसी में भी देखने को मिलेंगे। प्लूरल इफ्यूजन हो सकता है इसमें, बिकॉज इफेक्टिव नहीं हो पा रहा है ब्लड फ्लो प्रॉपरली, वेंट्रिकल्स आगे भेज रहे हैं बट प्रॉपर नहीं जा रहा है। सो लाइक बॉडी विल ट्राई कंपेंसेटरी मैकेनिज्म करेगी, फिर धीरे धीरे पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो जाएगा एंड ड्यू टू दैट इफ्यूजन हो सकता है। सिस्टोलिक मर्मर हर्ड एट द लेफ्ट स्टर्नल बॉर्डर, फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस। सो इतना डिस्क्रिप्शन याद रखने की जरूरत नहीं, इतना याद रखो कि सिस्टोलिक मर्मर, सिस्टोल किसकी बात हो रही है, वेंट्रिकल्स की। सो वेंट्रिकल्स जब भी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे वो ब्लड फ्लो ओपन है वाइड, सो ब्लड फ्लो बैक होगा ना, सो ड्यूरिंग सिस्टोलिक वेंट्रिकुलर सिस्टोल मर्मर साउंड हमें सुनाई देगा एक, दैट्स इट। देन नेक्स्ट है पल्मोनरी स्टेनोसिस एंड पल्मोनरी इनसफिशिएंसी, मतलब पल्मोनरी वाल्व की बात हो रही है। माइट्रल वाल्व हमने ऑलरेडी पहले देख लिया था, अब पल्मोनरी बाकी था, तो पल्मोनरी वाल्व स्टेनोसिस होगा। सो इन माइल्ड कंडीशन वो एसिम्प्टोमेटिक होगा बिकॉज लंग्स की तरफ जाने की बात है। सो माइल्ड में थोड़ा थोड़ा जाएगा तो पता नहीं चलेगा, बट जब एक्सर्शन करेगा तब ज्यादा सिम्टम्स दिखेंगे, जब वो वर्स हो जाएगा तब भी ज्यादा सिम्टम्स दिखेंगे। डिस्निया होगा, फटीग होगा, सिंकोप होगा, पेशेंट को चक्कर आएंगे एंड सेम आगे नहीं जा पा रहा है ब्लड तो ब्लड बॉडी में ही वापस जाएगा, लंग्स में नहीं जा पा रहा है पूरा ब्लड, सो बैक फ्लो होगी, जितनी उसकी कैपेसिटी उतनी ही रखेगा, बाकी का बॉडी में जाएगा। सो राइट वेंट्रिकुलर फेलियर के भी साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे एंड हमें एक सिस्टोलिक थ्रिल सुनाई देगा एट द स्टर्नल बॉर्डर। सो जब वेंट्रिकल्स जब सिस्टोल करेंगे ब्लड आगे भेजने के लिए बट ब्लड आगे नहीं जा पा रहा है, सो एक थ्रिलिंग साउंड, जोर से एक आवाज आएगी, दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ मर्मर, बट एक थ्रिल, ऐसे आगे जाके टकरा कर वापस आ रहा है ब्लड बिकॉज पूरा नहीं जा रहा है। सो एक सिस्टोलिक थ्रिल हमें सुनाई देगा, कहां पर, तो लेफ्ट साइड स्टर्नल बॉर्डर पर हमें सुनाई देता है ये साउंड। देन पल्मोनरी इनसफिशिएंसी मतलब वाल्व प्रॉपरली क्लोज नहीं हो रहा है, सो वेंट्रिकल्स जब रिलैक्स होते हैं तब थोड़ा पल्मोनरी आर्टरी में से वापस आ रहा है, राइट। सो इन माइल्ड कंडीशन वो सिम्टोमेटिक एसिम्टोमेटिक होता है, डिस्निया होगा, फटीग होगा, सिंकोप होगा, सेम इसमें भी बैक फ्लो की वजह से राइट वेंट्रिकुलर फेलियर के साइन एंड सिम्टम्स दिखेंगे एंड सिस्टोलिक थ्रिल, दिस इज रॉन्ग,
ये जो पॉइंट लिखा है ये रॉन्ग है, इट इज नॉट करेक्ट। इसमें डायस्टोलिक आता है, राइट। सो ड्यूरिंग डायस्टोलिक थ्रिल, मतलब जब वेंट्रिकल्स रिलैक्स होता है ब्लड फ्लो बैक होता है, सो डायस्टोलिक थ्रिल सुनाई देता है, नॉट सिस्टोलिक। ये सेम का सेम कॉपी पेस्ट हो गया है, बट इट इज नॉट करेक्ट। सो याद रखना, जब वेंट्रिकल्स डायस्टोलिक फेज में होता है, रिलैक्स फेज में होते हैं, तब बैकफ्लो ऑफ ब्लड की वजह से डायस्टोलिक थ्रिल हमें सुनाई देगा। लोकेशन सेम है, बिकॉज वेंट्रिकल तो वो ही जगह पर होंगे, सो सुनाई तो वहां पर ही देगा, बट ड्यूरिंग डायस्टोल, सो डायस्टोलिक थ्रिल सुनाई देता है, not systolic thrill. Okay. Understand what is stenosis and insufficiency? Yes or no? Online students? Yes, Online ma'am. students? Okay. अब ट्रीटमेंट सबकी कॉमन क्यों है? कोई भी वाल्व स्टेनोस हो, वेदर इट इज अओर्टिक, माइट्रल, ट्राइकस्पिड की पल्मोनरी, सेम ट्रीटमेंट होगी स्टेनोसिस की। एंड अगर रीगर्जिटेशन है, इनसफिशिएंसी है, तो उसकी भी ट्रीटमेंट सेम होगी। सो लेट्स सी व्हाट इज द ट्रीटमेंट इंटरवेंशन। सो फर्स्ट है रिपेयर प्रोसीजर्स। अब वाल्व को रिपेयर करना होगा जो डैमेज हो गया है। सो रिपेयर प्रोसीजर्स में फर्स्ट प्रोसीजर है परक्यूटेनियस बलून वाल्वोप्लास्टी। जैसे कि हमने देखा था परक्यूटेनियस बलून एंजियोप्लास्टी, राइट। सो ऐसे है परक्यूटेनियस बलून वाल्वोप्लास्टी। सो सेम प्रोसीजर होगी, बलून वाला इंसर्ट करेंगे, बट इंसर्ट कहां पर करेंगे हम? वाल्व में। सो यू कैन सी हियर एक इमेज है, सेम वे से ही हमने कैथेटर इंसर्ट किया है, बट हमने कैथेटर को फिर कहां पर इंसर्ट कर दिया है? वाल्व के बीच में। सो स्टेनोस है, अगर हम बलून डाल देंगे तो वो डायलेट हो जाएगा, जैसे आर्टरी को डायलेट करता था वैसे वाल्व को भी डायलेट कर देगा। सो दिस इज कॉल्ड एज परक्यूटेनियस बलून वाल्वोप्लास्टी। अगर आप जब प्रोसीजर चल रही होती है, जैसे पीटीसीए का एक मॉनिटर होता है जिसमें हमें देखने को मिलता है, सो मॉनिटर में भी आपको ऐसा ही दिखेगा। These are the real images, ऐसे आपको दिखता है। So a balloon catheter is passed from the femoral vein through the atrial septum to the mitral valve or through the femoral artery to the aortic valve. So mitral valve या aortic valve किसी का भी स्टेनोसिस है तो हम एक बलून वाला कैथेटर भेजेंगे एंड फिर उसको ओपन कर देंगे। The balloon is inflated, बलून को फुलाएंगे and that inflated balloon will enlarge the orifice, जो opening है उसको enlarge कर देगा, dilate कर देगा। Monitor for bleeding from the catheter insertion site, जहां से catheter insert किया है, femoral vein है जो भी है, तो वहां पर हमें check करना है कि bleeding तो नहीं हो रहा है, because हमने artery puncture किया है, right? Then institute precautions for arterial puncture if appropriate. Site care and monitoring is similar to that for cardiac catheterization, because same procedure है। So हम क्या, अगर हमने आर्टीरियल पंचर किया होता है तो क्या ध्यान रखना है हमें? पेशेंट को बेड रेस्ट करवाना होता है, हैंड स्ट्रेट रखेंगे, ऐसे बेंड नहीं करना है। फीमोरल है तो सिटिंग पोजीशन नहीं दे सकते, एटलीस्ट लास्ट 15 डिग्री एलिवेट कर सकते हैं, नॉट मोर देन दैट। कंप्लीट बेड रेस्ट करवाना है, प्रेशर के लिए सैंड बैग वो अप्लाई कर सकते हैं। सो बहुत सारे जो इंटरवेंशन थे वो सेम होंगे, बिकॉज इसमें भी हम सेम कर रहे हैं, सिर्फ जगह चेंज कर दी है। कोरोनरी आर्टरी की जगह हम बलून में वाल्व में इंसर्ट कर रहे हैं बलून। मॉनिटर फॉर साइन ऑफ सिस्टमिक एम्बोलाई, यस। अगर आप ये कर रहे थे तो कुछ डैमेज हुआ, कुछ टूट गया, कुछ निकल गया, तो वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में आके एम्बोलस क्रिएट कर सकते हैं, तो वो हमें ध्यान रखना होगा। एंड मॉनिटर फॉर द साइंस ऑफ रीगर्जिटेंट वाल्व बाय मॉनिटरिंग द कार्डियक रिदम, हार्ट साउंड एंड कार्डियक आउटपुट, यस। ऐसा ना हो कि हमने बलून डाल के उसको डायलेट कर दिया, अब वो बंद नहीं हो रहा है। सो हम ठीक करने गए थे स्टेनोसिस और अब वो हो गया रीगर्जिटेशन, राइट। सो उसके लिए भी मॉनिटर करना है कि रीगर्जिटेंट तो नहीं हो गया, उसको नॉर्मल वर्क करना था, ऐसा नहीं कि वो डायलेटेड ही रहे। सो उसके भी साइन एंड सिम्टम्स मॉनिटर करने हैं। कार्डियक रिदम कैसी है, हार्ट साउंड कैसे है, कार्डियक आउटपुट कैसे है, वो चेक करेंगे। सो दिस इज वन रिपेयर प्रोसीजर। सेकेंड रिपेयर प्रोसीजर है माइट्रल एन्यूलोप्लास्टी, जो माइट्रल वाल्व पे करते हैं। सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज माइट्रल एन्यूलोप्लास्टी। उसमें क्या होगा? एनी आइडिया, एनी गेसेस? What is mitral annuloplasty? यस। सो जब रीगर्जिटेशन हो जाता है, मतलब लूज हो गया है वाल्व, अब अच्छे से बंद नहीं हो रहा है, तो हम उसको टाइट कर देंगे तो वो अच्छे से बंद हो जाएगा। यू कैन सी हियर देयर इज एन इमेज, ये नॉर्मल माइट्रल वाल्व है। यू कैन सी हियर कि गैप ज्यादा है, सो इसमें से ब्लड बैकफ्लो होगा, जब कॉन्ट्रैक्शन होगा वेंट्रिकल्स का, सो वो लेफ्ट वेंट्रिकल में से लेफ्ट एट्रियम में चला जाएगा। सो हमने
ये एक डिस्क होती है, एक प्लेट जैसा होता है, फिर सेंटर में भी एक स्टिच लिया जाता है कि जिससे वो हमने दोनों को ये लाइक दिस इज ये ऐसा होता है वाल्व, राइट। सो यहाँ से स्टार्ट करेंगे यहाँ तक। सो जैसे ही खींचेगा तो ये वाला सेंटर उस दूसरी की तरफ अट्रैक्ट होगा खींचने की वजह से। सिर्फ इतना ही लगाओगे तो उससे कोई इफेक्ट नहीं होगा। यहाँ से यहाँ तक हम ये प्लेट लगाएंगे तो उससे कोई असर नहीं होगी, वो यहाँ से स्टार्ट होती है और सूचर्स की मदद से वो दूसरे पोर्शन को, दूसरे कस्प को अपनी तरफ खींच के रखेगा। सो कंप्लीट क्लोजर हो जाएगा, राइट। सो दिस इज कॉल्ड एज एन्यूलोप्लास्टी। सो टाइटनिंग एंड suturing the malfunctioning valve annulus to eliminate or greatly reduce the regurgitation, percutaneous और open surgical approach से हम कर सकते हैं। सो हमने टाइट कर दिया है सूचर लेके, जो एन्यूलस है मतलब जो वाल्व के जो दो कस्प है वो अच्छे से काम नहीं कर रहे थे, बंद नहीं हो रहे थे, तो हमने सूचर्स लेके उसको टाइट कर दिया। सो जो रीगर्जिटेशन था वो बंद हो जाएगा। अब हम दो मेथड से कर सकते हैं, इधर परक्यूटेनियस रास्ता, सो जो ऊपर जो हमने कैथेटर इंसर्ट किया है ना वैसे भी कर सकते हैं मिनिमल इन्वेजिव, या तो ओपन हार्ट सर्जरी, ओपन सर्जिकल अप्रोच से भी पूरा कंप्लीटली ओपन करके वाल्व रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट। ये रिपेयरिंग काम है, रिप्लेसमेंट में पूरा चेंज कर देंगे, ये रिपेयरिंग हो रहा है। सो रिपेयर भी कर सकते हैं ओपन सर्जिकल, या रिप्लेसमेंट भी कर सकते हैं, दो મેમ रास्ते। સૂચર કરી દઈશું તો ઓપન થવામાં પ્રોબ્લેમ નહીં થશે? सॉरी, સૂચર કરી દઈશું તો પછી ઓપન થશે તો પ્રોબ્લેમ નહીં થશે? नहीं वो ऑलरेडी लूज हो गया है, सो वो ओपन रहता है, हमें क्लोज करना है। सो जब प्रेशर होगा, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होगा, तब प्रेशर की वजह से वो ओपन तो हो जाएगा, बट क्लोज नहीं हो रहा था तो हमने प्रेशर क्रिएट करके रखा है तो वो क्लोज इजीली हो पाएगा। अंडरस्टूड? યસ મેમ। एट्रिया में इतना ज्यादा प्रेशर है कि वो प्रेशर की वजह से ही ओपन हो जाता है, वो लूज हो गया है, सो वो अच्छे से बंद नहीं हो पा रहा है। सो हम अगर उसको टाइट कर देंगे, सो प्रेशर जब भी एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होगा तो एट्रिया में प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, सो वो धक्के की वजह से खुल तो जाएगा बट फिर बंद नहीं हो रहा था, तो इसी वजह से ये जो टाइटनिंग है तो उससे वो बंद इजीली हो जाएगा। गॉट इट? યસ મેમ। ओके। थर्ड रिपेयर प्रोसीजर है कमीस्यूरोटॉमी और वाल्वोटॉमी। सो दोनों अलग अलग है प्रोसीजर, साथ में हम पढ़ रहे हैं कमीस्यूरोटॉमी एंड वाल्वोटॉमी। कमीस्यूरोटॉमी में क्या होता है, यू कैन सी हियर इमेज, ये आपको इमेज दिख रहा है, ये स्टेनोसिस का इमेज है। देखो वाल्व ओपन है बट बीच में इतना ज्यादा लाइक वेजिटेशन और वो सब हो गया है कि वो पूरा ओपन नहीं हो रहा है। इट इज नॉट कंप्लीटली ओपन, सिर्फ इतना ही खुला है, इतनी ही जगह ओपन है, और उसमें भी बीच में भी देखो ये ऐसे वेजिटेशन है। सो डॉक्टर्स क्या करेंगे, मिनिमल इन्वेजिव या ओपन सर्जरी की मदद से एक यहाँ पर ऐसे इंसिजन रख के पूरा उसको खोल देंगे। देख धीरे 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 पूरा ओपन कर रहे हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज कमीस्यूरोटॉमी। जब बीच का जो हम है वो ओपन कर रहे हैं, है ओपनिंग है बट हम सिर्फ उसको मोटा कर रहे हैं, सो दैट इज कमीस्यूरोटॉमी। वाल्वोटॉमी में क्या होगा, डॉक्टर पूरा इतना पोर्शन ही काट कर निकाल देंगे, वाल्व ही बीच से काट देंगे। लाइक पाइलोरिक स्टेनोसिस में क्या होता था, पाइलोरोटॉमी करते थे हम, पूरा स्पिंचर ही काट देते थे, वैसे वो काट देंगे। और इसमें कमीस्यूरोटॉमी में काटते नहीं है, सिर्फ उसको छील कर ऐसे करके ओपन कर रहे हैं। सो बोथ इज डिफरेंट, रिमेंबर द डिफरेंस। ओके, लेट्स सी द कमीस्यूरोटॉमी एंड वाल्वोटॉमी। Thrombi are removed and calcium deposits are debrided. The valve is inside and why? ओके ये स्टेनोसिस क्यों होता है, वहां पर कैल्शियम डिपोजिशन हो गया है और उसकी वजह से डैमेज हो गया है। इफ यू विल गूगल इट, स्टेनोसिस की इमेजेस देखोगे ना, तो अगर आपने किसी पेशेंट की भी वाल्व रिप्लेसमेंट की सर्जरी देखी होगी, सो उसका जो वाल्व होता है ना वो कैल्सीफाइड हो जाता है, एकदम हार्ड हो जाता है, इसी वजह से स्टेनोस हो जाता है। सो जब ऐसे कैल्शियम डिपोजिट हो गया है, थ्रोम्बस की वजह से ब्लॉकेज हो गया है, सो हम उसको इंसाइज करके ओपन कर देंगे, वाइडली ओपन कर देंगे। सो दैट इज कमीस्यूरोटॉमी। वाल्वोटॉमी में उसके अंदर डिस्क्रिप्शन नहीं है, बट वाल्वोटॉमी में पूरा वाल्व ही हम बीच में से काट देते हैं, सिर्फ इंसिजन रख के ओपन नहीं कर रहे, बीच में से काट दिया है, तो दैट इज वाल्वोटॉमी। बोथ वे से हम कर सकते हैं, परक्यूटेनियस रूट से भी कर सकते हैं, ओपन हार्ट सर्जरी से भी कर सकते हैं। ओपन हार्ट सर्जरी करेंगे तो कार्डियोपल्मोनरी बाईपास पर पेशेंट को रखना पड़ेगा, सो वो इंटरवेंशन तो बढ़ जाएगी। तो ये 3 रिपेयर की प्रोसीजर हुई, राइट। या तो हम बलून वाला कर सकते हैं, एन्यूलोप्लास्टी करके टाइट कर सकते हैं, या कमीस्यूरेक्टोमी वाल्वोटॉमी कर सकते हैं। बलून प्लास्टी एंड कमीस्यूरो वाल्वोटॉमी स्टेनोसिस के लिए है,
एन्यूलोप्लास्टी रीगर्जिटेशन के लिए है। सो जो भी वाल्व में एन्यूलोप्लास्टी करेंगे वो वाल्व का नाम आगे आ जाएगा, माइट्रल, ट्राइकस्पिड, aortic, pulmonic, एन्यूलोप्लास्टी। वैसे कमीस्यूरोटॉमी, वाल्वोटॉमी में जो भी वाल्व पर करेंगे वो वाल्व का नाम आगे लिख देंगे। अंडरस्टूड? नेक्स्ट है रिप्लेसमेंट प्रोसीजर, मतलब अब हम पूरा चेंज ही कर दे रहे हैं वाल्व, रिपेयरिंग नहीं करना है, पूरा चेंज करना है। सो दैट इज कॉल्ड एज रिप्लेसमेंट। सो मैकेनिकल प्रोस्थेटिक वाल्व्स आर ड्यूरेबल। आर्टिफिशियल प्रोस्थेटिक वाल्व मतलब आर्टिफिशियल वाल्व्स। सो आर्टिफिशियल वाल्व ज्यादा ड्यूरेबल है, लॉन्ग लास्टिंग है कंपेयर टू ह्यूमन वाल्व्स। Risk of clot formation is high as the body reacts to artificial materials. Anticoagulants is required. Yes, हम कुछ आर्टिफिशियल चीज बॉडी में इंसर्ट करेंगे तो हमारी बॉडी के लिए तो वो फॉरेन बॉडी है। सो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगा, वहां पर प्लेटलेट डब्ल्यूबीसी आके फाइट करने स्टार्ट कर देगी। सो ड्यू टू दैट क्लॉट फॉर्मेशन का रिस्क सबसे ज्यादा है। जस्ट लाइक स्टेंट, स्टेंट रखते हैं तब क्लॉट फॉर्मेशन का रिस्क होता है, तो इसमें भी स्टेंट फॉर्मेशन का रिस्क ज्यादा है जब हम आर्टिफिशियल वाल्व रखते हैं हार्ट में। तो सो पेशेंट को एंटीकोएगुलेशन रिक्वायर्ड होगा लाइफ टाइम के लिए। Thromboembolism can be a complication following valve replacement with a mechanical prosthetic valve and lifetime anticoagulant therapy is required. जब भी पेशेंट का हम मैकेनिकल प्रोस्थेटिक वाल्व, आर्टिफिशियल वाल्व रखते हैं उसके अंदर, तब पेशेंट को थ्रोम्बोएम्बोलिज्म के चांस बहुत बढ़ जाता है। सो इसीलिए टू प्रिवेंट दिस कॉम्प्लिकेशन पेशेंट को लाइफ लॉन्ग एंटीकोएगुलेंट थेरेपी लेनी पड़ेगी कि वहां पर प्लेटलेट एग्रीगेट ही ना हो, क्लॉट फॉर्मेशन ही ना हो। अब वाल्व रिप्लेसमेंट में पहला है बायोप्रोस्थेटिक वाल्व। बायोप्रोस्थेटिक, मैकेनिकल प्रोस्थेटिक एंड बायोप्रोस्थेटिक बोथ आर डिफरेंट। बायोप्रोस्थेटिक मतलब नेचुरल वाल्व है, इट कुड बी ऑफ ह्यूमन और एनिमल, बट वो नेचुरल है, बायोलॉजिकल है। दूसरा है मैकेनिकल, मतलब कंप्लीटली आर्टिफिशियल है, राइट। सो बायोप्रोस्थेटिक वाल्व में बायोलॉजिकल ग्राफ्ट मतलब नेचुरल वाल्व है वो यूज किया जाता है ऑफ जेनोग्राफ्ट, वाल्व्स फ्रॉम अदर स्पीशीज। जेनोग्राफ्ट मतलब दूसरे स्पीशीज, दूसरी कुछ ह्यूमंस के सिवाय दूसरे में से हम कुछ चीज निकाल कर यूज करें, दैट इज कॉल्ड एज जेनोग्राफ्ट। होमोग्राफ्ट मतलब ह्यूमंस की बात करिए। सो जब हम दूसरी स्पीशीज में से वाल्व निकाल कर किसी पर्सन के अंदर इंसर्ट करते हैं तब हम बोलेंगे बायोलॉजिकल जेनोग्राफ्ट। सो किस में से निकाल सकते हैं? पोर्सिन वाल्व। पोर्सिन मतलब पिग का वाल्व यूज किया जा सकता है। बोवाइन वाल्व मतलब काऊ, बफेलो, वो सारे बोवाइन स्पीशीज है। सो उसका भी वाल्व निकाल कर पेशेंट के अंदर इम्प्लांट किया जा सकता है। या तो होमोग्राफ्ट मतलब इंसान का ही वाल्व पर दूसरा इंसान होगा, खुद का तो वाल्व खुद को डोनेट नहीं कर पाएगा। सो दूसरे इंसान में से स्पेसिफिकली कैडेवर्स, कैडेवर्स मतलब ऑलरेडी डेड हो गई है उसकी, तब उसके हार्ट में से वाल्व निकाल कर हम दूसरे पर्सन में इम्प्लांट कर देंगे। सो दिस आर कॉल्ड एज बायोलॉजिकल प्रोस्थेटिक वाल्व, बायोप्रोस्थेटिक वाल्व। नेचुरल है, आर्टिफिशियल नहीं है। These valves are less durable than mechanical prosthetic valves. Yes, जो आर्टिफिशियल है वो मशीन है और ये नेचुरल है। सो ये भी तो खराब हो सकते हैं, जैसे उसका खुद का खराब हो गया तो ये भी तो खराब हो सकते हैं। सो उसकी ड्यूरेबिलिटी कम है। लाइक आर्टिफिशियल जो मैकेनिकल वाल्व्स है उसके कंपैरिजन में इसकी ड्यूरेबिलिटी कम है, बट इसमें क्लॉट फॉर्मेशन का भी रिस्क कम है बिकॉज ये नेचुरल है, इट इज नॉट आर्टिफिशियल। सो द रिस्क ऑफ क्लॉट फॉर्मेशन इज ऑल्सो स्मॉल। Therefore, long-term anticoagulant may be not indicated. Long-term anticoagulation की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर हम नेचुरल यूज कर रहे हैं तो। एंड कौन से अप्रोच से यूज कर सकते हैं? ओपन हार्ट सर्जिकल अप्रोच से हम करेंगे। सो ओपन हार्ट सर्जरी करके हम रिप्लेसमेंट करते हैं। वाल्व रिप्लेसमेंट कभी भी मिनिमल इन्वेसिव से नहीं हो पाएगा, ओपन ही करना पड़ेगा। ओके, देन प्री ऑपरेटिव इंटरवेंशन क्या करना है? सो कंसल्ट विद पीएससीपी रिगार्डिंग डिसकंटिन्यूइंग एंटीकोएगुलेंट्स 72 आवर्स बिफोर सर्जरी। पेशेंट एंटीकोएगुलेंट्स ले रहा है, सो 72 आवर्स पहले ही वो बंद करनी होगी। सो उसके रिलेटेड कंसल्ट करेंगे। सिर्फ इतनी ही प्री ऑपरेटिव इंटरवेंशन है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, there is only one preoperative intervention. Online students, I'm asking something. No. No. So बहुत सारी प्री ऑपरेटिव इंटरवेंशन है, so सब आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। पोस्ट ऑपरेटिव आफ्टर सर्जरी क्या ध्यान रखना है? मॉनिटर क्लोजली फॉर साइंस ऑफ ब्लीडिंग। ब्लीडिंग के लिए खास मॉनिटर करना है, मॉनिटर कार्डियक आउटपुट एंड साइंस ऑफ हार्ट फेलियर, वो भी हम चेक करेंगे, राइट। सो वाल्व रिप्लेसमेंट दो टाइप के हैं, मैकेनिकल एंड बायोप्रोस्थेटिक। मैकेनिकल प्रोस्थेटिक, बायोप्रोस्थेटिक डिफरेंस इतना याद रखना है, मैकेनिकल में एंटीकोएगुलेशन लाइफ टाइम लेना पड़ता है एंड वो ज्यादा ड्यूरेबल है।
बायोप्रोस्थेटिक उतना ड्यूरेबल नहीं है, एंटीकोएगुलेशन लाइफ टाइम नहीं लेना पड़ेगा, बट वो वापस से वो भी खराब हो सकता है बिकॉज इट इज नेचुरल। अभी तो कोई लाइक बायोप्रोस्थेटिक वाल्व यूज ही नहीं करता है बिकॉज ऑफ दैट इंड्यूरेबिलिटी, मैकेनिकल ही यूज होता है हॉस्पिटल सेटिंग्स में। अब काइंड एजुकेशन क्या करोगे आफ्टर वाल्व रिप्लेसमेंट? जो भी पेशेंट ने वाल्व रिप्लेसमेंट करवाया है वो पेशेंट को क्या आप एजुकेशन दोगे, इंस्ट्रक्शंस दोगे? एडिक्वेट रेस्ट इज इंपॉर्टेंट, फटीग इज कॉमन। पेशेंट को बोलना है अच्छा पूरा रेस्ट करे बिकॉज फटीग कॉमन है, फटीग होगा। एंटीकोएगुलेंट थेरेपी इज नेसेसरी इफ मैकेनिकल प्रोस्थेटिक वाल्व हैज बीन इंसर्टेड। पेशेंट को बोलना है कि अगर मैकेनिकल आर्टिफिशियल वाल्व हमने इंसर्ट किया है तो एंटीकोएगुलेंट थेरेपी लाइफ टाइम लेनी होगी। Instruct the client in concerning hazards related to anticoagulants therapy and to notify the PHCP or cardiologist of any bleeding or excessive bruising. Yes, anticoagulant ले रहा है तो रिस्क कौन सा बढ़ेगा? ब्लीडिंग रिस्क बढ़ जाएगा। सो पेशेंट को बोलना है कि अगर कहीं से भी ब्लीडिंग हो रहा है, एक्सेसिव ब्लीडिंग है, ब्रूसिंग भी हो रहा है, दिस इज नॉट गुड, इमीडिएटली पीएचसीपी और कार्डियोलॉजिस्ट को नोटिफाई करें। पेशेंट को घर पे हम ब्लीडिंग प्रिकॉशन सिखाएंगे, क्या चीज अवॉइड करनी है। सो वो ब्लीडिंग प्रिकॉशंस भी इसमें आप एजुकेशन दे सकते हो। मॉनिटर इंसिजन एंड रिपोर्ट एनी साइंस ऑफ ड्रेनेज और रेडनेस, मतलब रीडास कोड, चेस्ट में एक बड़ा सा इंसिजन होगा, सो पेशेंट को वो मॉनिटर करना है, रीडास कोड चेक करना है। इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट कंसर्निंग द इंपॉर्टेंस ऑफ गुड ओरल हाइजीन टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। राइट, ऑलरेडी एक तो वाल्व आर्टिफिशियल है, सो हमारे लिए तो वो फॉरेन बॉडी हो जाएगा, और पेशेंट अच्छे से ओरल हाइजीन भी मेंटेन नहीं कर पाता तो एंडोकार्डाइटिस का रिस्क कितना डबल हो जाएगा। सो पेशेंट को बोलना है कि ओरल हाइजीन प्रॉपर गुड ओरल हाइजीन मेंटेन करना है। ब्रश टीथ ट्वाइस डेली विद अ सॉफ्ट ब्रिसल टूथब्रश फॉलोड बाय ओरल रिंसेस। Avoid irrigation devices, electric toothbrush and flossing because this activities can cause the gums to bleed, allowing bacteria to enter the mucous membrane and bloodstream. Yes, पेशेंट को बोलना है इरिगेशन डिवाइसेस यूज नहीं करने हैं, इलेक्ट्रिक टूथब्रश यूज नहीं करना है, फ्लॉसिंग नहीं करना है। अगर इंजरी हो गई तो फिर ब्लीडिंग हो जाएगा, राइट, एंटीकोएगुलेंट थेरेपी चालू है, और इंजरी हो गई तो वहां से ही बैक्टीरिया इंटर करके ब्लड स्ट्रीम में चले जाएंगे, अगेन एंडोकार्डाइटिस हो सकता है। सो ये चीजें ध्यान रखनी है। अवॉइड एनी डेंटल प्रोसीजर फॉर 6 months, 6 महीने तक कोई डेंटल प्रोसीजर भी नहीं करनी है। अवॉइड हैवी लिफ्टिंग मोर देन 10 pounds और एज प्रिस्क्राइब, ये चीज याद रखना। देयर आर 3 वेरिएशन, सब में अलग अलग है। अगर पेशेंट की वाल्व रिप्लेसमेंट हुई है सो पेशेंट हैवी लिफ्टिंग नहीं कर सकता, कितना? 10 pounds से ज्यादा, ये नंबर याद रखना है। 10 pounds से ज्यादा पेशेंट हैवी लिफ्ट नहीं कर सकता, और एल्स जितना डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है, बट ये वैल्यू याद रखनी है, एग्जाम में काम लगेगी। क्या अवॉइड करना है? और एक्सरसाइज भी अवॉइड करनी है। एंड एक्सरसाइज कॉशन व्हेन इन एन ऑटोमोबाइल, एक्सरसाइज एंड कॉशन व्हेन इन एन ऑटोमोबाइल टू प्रिवेंट इंजरी टू स्टर्नल इंसिजन। ओके, एक तो हैवी लिफ्टिंग अवॉइड करना है, एक्सरसाइज अवॉइड करनी है, एंड जब भी ऑटोमोबाइल मतलब कार की बात हो रही है कि जब भी आप कार में हो सो बी कॉशियस, वरना सीधी इंजरी हो जाएगी तो स्टर्नल इंसिजन पर ही इंजरी हो सकती है, और वो जो इंसिजन है वो ब्रेक हो सकता है। सो पेशेंट हैज टू बी वेरी कॉशियस when driving a car or in the car, कार में भी है तो कहीं भी ऐसे चेस्ट पर इंजरी ना लग जाए, वो ध्यान रखना होगा। if a mechanical valve was inserted, a soft audible clicking sound may be heard. yes, मैकेनिकल है, आर्टिफिशियल है, एक मशीन है, तो जैसे ही वाल्व क्लोज ओपन होता है तो पेशेंट को सॉफ्ट क्लिकिंग साउंड सुनाई देगा, सो दैट इज ऑडिबल। Instruct the client concerning the importance of prophylactic antibiotics before any invasive procedure and the importance of informing all the PHCP of history of valve replacement or repair. पेशेंट का ऑलरेडी आर्टिफिशियल वाल्व है तो एंडोकार्डाइटिस बहुत कंसर्निंग हो जाएगा। सो ऑलवेज कुछ भी प्रोसीजर करे या कुछ भी करता है, पेशेंट को पहले ही एंटीबायोटिक दे देनी है कि इन्फेक्शन हो ही ना। एंड कहीं पे भी जाता है, कोई भी हॉस्पिटल में जाता है, सारे पीएचसीपी को बोलना है कि उसने वाल्व रिप्लेसमेंट करा हुआ है, तो वो बहुत ही केयरफुल हो जाए। एंड मेंटेन ऑब्टेन और वियर अ मेडिकल ड्रेस कि वाल्व रिप्लेसमेंट करा हुआ है, उसके पास आर्टिफिशियल वाल्व है, ऐसा मेडिकल ड्रेस उसको पहन के ही घूमना है। अंडरस्टैंड ऑनलाइन स्टूडेंट्स? ओके ओके, नेक्स्ट है कार्डियोमायोपैथी। कार्डियोमायोपैथी मतलब क्या? ओके, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, व्हाट इज कार्डियोमायोपैथी?
Online students, any idea? Hypertrophy of myocardium. ओके, सो मायोकार्डियल जो लेयर है वो फाइब्रस हो जाता है, सो दैट इज कार्डियोमायोपैथी। द लेयर जो वॉल है, मसल वॉल है, वो अब नॉर्मल नहीं है, इट हैज बिकम एबनॉर्मल, सो इट इज अ कार्डियोमायोपैथी इज अ डिजीज ऑफ मसल्स। मायोकार्डियल लेयर का एक डिजीज है। लेट्स सी क्या होता है। कार्डियोमायोपैथी इज अ सब एक्यूट और क्रोनिक डिसऑर्डर ऑफ हार्ट मसल। जो हार्ट का मेन मसल है दैट इज मायोकार्डियम, सो उसका डिसऑर्डर है ये कार्डियोमायोपैथी। इट इज सब एक्यूट और क्रोनिक, नॉट एक्यूट। सब एक्यूट मतलब ऐसे बैठा है और सडनली डेवलप नहीं होता है। एक्यूट मतलब सडनली सडन ऑनसेट, सो एक्यूट नहीं है, इट इज सब एक्यूट। सो बिटवीन एक्यूट एंड क्रोनिक जो फेज है दैट इज सब एक्यूट, नॉट ग्रेजुअल एंड नॉट सडन, बीच का। एंड इट कुड ऑल्सो बी अ क्रोनिक डिसऑर्डर, मतलब धीरे 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 करके अब मसल्स पूरे डैमेज हो गए हैं। सो जो कार्डियोमायोपैथी है वो सब एक्यूट या तो क्रोनिक दोनों फॉर्म में हो सकता है। कार्डियोमायोपैथी इज लाइक हार्ट फेलियर, उसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है। सो ट्रीटमेंट इज पैलिएटिव नॉट क्योरेटिव, वी कैन नॉट क्योर दिस मसल डैमेज। सिर्फ पैलिएटिव ट्रीटमेंट, जिंदा रहता है तब तक उस ऐसे ही जीना है उसको। एंड द क्लाइंट नीड्स टू डील विथ न्यूमरस लाइफस्टाइल चेंजेस एंड शॉर्टन लाइफ स्पान। अब पेशेंट को अगर कार्डियोमायोपैथी हो गया है तो उसको बहुत सारे लाइफस्टाइल चेंजेस करने पड़ेंगे, बिकॉज उसका हार्ट अच्छा नहीं है अब, एंड उसकी लाइफ स्पान भी शॉर्ट हो जाती है, वो लंबा नहीं जी सकता विद कार्डियोमायोपैथी। टाइप्स, साइन एंड सिम्टम्स, ट्रीटमेंट, सब कुछ टेबल में दिया है 53.6। सो लेट्स कंप्लीट दैट टेबल। ओके, कार्डियोमायोपैथी मेनली 3 टाइप्स के, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी एंड रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी। 3 टाइप के हैं, उसमें भी हाइपोट्रॉफिक है, उसके 2 टाइप और है, नॉन ऑब्स्ट्रक्टेड एंड ऑब्स्ट्रक्टेड। सो कार्डियोमायोपैथी मेनली 3 टाइप्स के हो गए। नाम याद रखो, डायलेटेड, हाइपरट्रॉफिक एंड रेस्ट्रिक्टिव। Hypertrophic is also divided into 2 types, non-obstructive and obstructive. Okay, so let's study first dilated cardiomyopathy. Dilated cardiomyopathy में क्या होता है, what is the pathophysiology, होता क्या है उसमें। So fibrosis of myocardium and endocardium, जो मायोकार्डियल मसल है एंड एंडोकार्डियम है, दोनों फाइब्रस हो जाएंगे। जब भी फाइब्रस हो जाता है मतलब वो स्कारिंग जैसा हो जाता है, इनइलास्टिक हो जाएंगे, राइट। सो जो उसका इलास्टिसिटी है, जो कॉन्ट्रैक्ट होना, रिलैक्स होना, वो अब नहीं हो पाएगा। एंड डायलेटेड चैम्बर्स, अब उसके जो चैम्बर्स है वो डायलेट हो जाएंगे। यू कैन सी हियर, दिस इज द नॉर्मल चैम्बर ऑफ, नॉर्मल हार्ट के चैम्बर्स की साइज देखो आप और इसकी साइज देखो, कैन यू सी द डिफरेंस। सो ये चैम्बर्स एकदम डायलेट हो जाते हैं एंड न्यूरल वॉल्स फॉर्म बाय प्रिवेंट। न्यूरल वॉल मतलब ये जो सेप्टल अंदर की जो वॉल्स है, सारी अंदर की जो ये वॉल्स है, वहां पर थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो सकता है। क्यों? बिकॉज हार्ट डायलेटेड हो गया है, मसल्स वीक हो गए हैं, फाइब्रस मतलब इनइलास्टिक हो गए हैं, सो वो अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हो पाएंगे। सो ब्लड पुलिंग की वजह से वहां पर थ्रोम्बस फॉर्मेशन बहुत ज्यादा रिस्क है, इट इज मोर प्रिवेलेंट, राइट। सो ये ऐसा होता है डायलेटेड, नेम से ही पता चल जाएगा, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी में चैम्बर्स डायलेट हो जाते हैं। तो जो भी पर्सन को डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी है उसके साइन एंड सिम्टम्स कैसे होंगे, देयर विल बी फटीग एंड वीकनेस, हार्ट फेलियर लेफ्ट साइड का। डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी लेफ्ट साइड का हार्ट पहले अफेक्ट होता है, बिकॉज लेफ्ट वेंट्रिकल हैज टू वर्क मोर एफिशिएंटली, इट इज मोर लार्जर, सो लेफ्ट साइड का पहले अफेक्ट हो जाता है ड्यूरिंग दिस इलनेस। धीरे 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 करके लेफ्ट में से राइट भी अफेक्ट हो जाएगा, दोनों फेल हो गए, बट पहले लेफ्ट अफेक्ट होता है। डिसरिथमियाज और हार्ट ब्लॉक हो सकता है पेशेंट को। सिस्टमिक और पल्मोनिक एम्बोलाई भी हो सकता है बिकॉज ऑफ थ्रोम्बस, वो थ्रोम्बस निकल गई तो लंग्स में भी जा सकती है, बॉडी में कहीं पे भी जा सकती है। S3 S4 गैलोप्स, देखा कैसे लिखा है, गैलोप मतलब S3 S4 एबनॉर्मल साउंड आपको सुनाई देंगे। एंड मॉडरेट टू सीवियर कार्डियोमेगाली, कार्डियोमेगाली मतलब एनलार्जमेंट ऑफ हार्ट। सो मॉडरेट से सीवियर, माइल्ड फॉर्म में नहीं होगा, मॉडरेट या सीवियर कार्डियोमेगाली होगा। सो जब भी डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी होता है, ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं, वी नो देयर इज नो क्योर फॉर दिस डिजीज, सो सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही दे सकते हैं हार्ट फेलियर की। सो लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर है तो उसकी ट्रीटमेंट देंगे, उसके अकॉर्डिंग जो हमने ऑलरेडी स्टडी किया था वो वेजोडाइलेटर्स दे सकते हैं कि अच्छे से परफ्यूजन चालू रहे, जितना काम है तो उतना तो चालू रख सके। कंट्रोल ऑफ डिसरिथमियाज, जो डिसरिथमियाज अगर हो रहे हैं तो उसको भी एंटी डिसरिथमिक देके कंट्रोल करेंगे। एंड लास्ट ऑप्शन है हार्ट ट्रांसप्लांटेशन, अगर कुछ डोनर कैडेवर में से ही, लाइव पेशेंट में से तो कर नहीं सकते, तो कोई कैडेवर मिल जाता है, मैच हो जाता है, सो लास्ट में हार्ट ट्रांसप्लांटेशन किया जा सकता है, बाकी कोई अदर ट्रीटमेंट नहीं है।
नेक्स्ट है हाइपरट्रॉफी। हाइपरट्रॉफी का मतलब क्या? हाइपरप्लेशिया एंड हाइपरट्रॉफी, व्हाट इज दिस डिफरेंस? तो है ना, हाइपरट्रॉफी क्या है, क्या हाइपरप्लेशिया? राइट इट डाउन। Online students, tell me what is hypertrophy and what is hyperplasia? હાઇપરટ્રોફી એટલે સેલની સાઇઝ ઇન્ક્રીઝ થશે સાઇઝ. Okay. And hyperplasia means? increase number of cells ऐसा. Hypertrophy? मैंने क्या पूछा, हाइपरप्लेशिया पूछा कि हाइपरट्रॉफी पूछा? હાઇપરપ્લેસિયા. ओके, तो दिस इज नॉर्मल सेल, ये नॉर्मल है, राइट? हाइपरट्रॉफी में इंक्रीज इन साइज, that is called as hypertrophy, right? And increase in number, that is called as hyperplasia. Understood? This is the difference. So this is hypertrophic cardiomyopathy. तो क्या होगा, मायोकार्डियल के जो सेल्स है वो बड़े हो जाएंगे, साइज बड़ी हो जाएगी. यू कैन सी हियर साइज कितनी बड़ी हो गई है. सो देयर इज इंक्रीज इन द साइज ऑफ द सेल. सो हाइपरट्रॉफिक डिजीज होगा. सो उसमें भी दो टाइप है, इधर नॉन ऑब्स्ट्रक्टेड एंड ऑब्स्ट्रक्टेड. नॉन ऑब्स्ट्रक्टेड में क्या होगा, देयर इज अ हाइपरट्रॉफी ऑफ द वॉल्स. जो वॉल्स है मायोकार्डियम और बीच के जो सेप्टम एंडोकार्डियम, वो पूरा हाइपरट्रॉफिड हो गई है, बड़ी हो गई है साइज में. बट हाइपरट्रॉफिड सेप्टम भी हो गया है, सेप्टम भी एकदम साइज में बड़ा हो गया. रिलेटिवली स्मॉल चैम्बर साइज, चैम्बर के साइज छोटी होगी बिकॉज वो आगे साइड्स की वॉल, सेप्टम की वॉल बड़ी हो गई है, बट कंप्लीटली ऑब्स्ट्रक्शन नहीं हो रहा है. नैरो हो गया है, छोटा हो गया है, बट कंप्लीटली ऑब्स्ट्रक्टेड नहीं है, रास्ता है अभी. सो दैट इज व्हाई इट इज नॉन ऑब्स्ट्रक्टेड. सो उसमें साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे अगर नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी है? सो डिस्निया होगा, एंजाइना होगा, फटीग होगा, सिंकोप होगा, पाल्पिटेशंस. पेशेंट कैन फील द इंक्रीज हार्ट रेट, राइट? S4 गैलोप साउंड सुनाई देगा एंड माइल्ड कार्डियोमेगाली होगा. सो अंदर से ये क्या हो रहा था, अंदर जा रहा है, सेल्स की साइज बड़ी हो रही है, सो अंदर के चैम्बर छोटे हो रहे हैं, वो बहुत बाहर से भी वो डायलेट, कंप्लीटली हार्ट पूरा कार्डियोमेगाली भी देखने को मिल सकता है. माइल्ड वेंट्रिकुलर डिसरिथमियाज होंगे बिकॉज वेंट्रिकल अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे, थिक लेयर की वजह से पूरा मायोकार्डियम वो सब कुछ ठीक हो गया है. सडन डेथ कॉमन है. नॉन ऑब्स्ट्रक्टेड में से ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, सो सडन डेथ कॉमन है इसमें. एंड हार्ट फेलियर भी हो सकता है बिकॉज छोटे वेंट्रिकल्स कितना ब्लड सप्लाई करेंगे. फॉर बोथ नॉन ऑब्स्ट्रक्टेड एंड ऑब्स्ट्रक्टेड ट्रीटमेंट कॉमन है, कुछ ही डिफरेंस है. दोनों के लिए क्या ट्रीटमेंट है वो हम लास्ट में देखते हैं. ऑब्स्ट्रक्टेड के पूरी पैथोफिजियोलॉजी, साइन एंड सिम्टम्स देख लेते हैं. इट इज सेम एज नॉन ऑब्स्ट्रक्टेड एक्सेप्ट फॉर ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकुलर आउटफ्लो ट्रैक्ट एसोसिएटेड विद हाइपरट्रॉफिड सेप्टम एंड माइट्रल वाल्व इनकॉम्पिटेंस. यस, सेम ही है दोनों में भी. हाइपरट्रॉफी ऑफ वॉल, हाइपरट्रॉफिड सेप्टम, छोटी चैम्बर की साइज सब सेम है. बट हुआ क्या, इसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है लेफ्ट वेंट्रिकल का, उतना ज्यादा सीवियरली मतलब हाइपरट्रॉफिड हो गया कि लेफ्ट साइड का आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्ट हो गया. और साथ में माइट्रल वाल्व भी इनकॉम्पिटेंस हो गया फ्री में, मतलब माइट्रल वाल्व रीगर्जिटेशन हो रहा है, राइट? सेम फॉर नॉन ऑब्स्ट्रक्टेड एक्सेप्ट विथ माइट्रल रीगर्जिटेशन एंड मर्मर. साइन एंड सिम्टम्स दोनों के सेम होंगे. इसमें क्या एक्स्ट्रा है, माइट्रल रीगर्जिटेशन था तो माइट्रल रीगर्जिटेशन का मर्मर हमें सुनाई देगा ड्यूरिंग सिस्टोल. माइट्रल रीगर्जिटेशन हमें मर्मर साउंड सुनाई देगा एंड एट्रियल फिब्रिलेशन हो सकता है. ट्रीटमेंट दोनों के लिए क्या होगी, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करनी होगी, बीटा ब्लॉकर्स देने होंगे पेशेंट को, कन्वर्जन ऑफ एट्रियल फिब्रिलेशन. एट्रियल फिब्रिलेशन है कॉमन, सो फिर हमें अगर एट्रियल फिब्रिलेशन हो जाता है तो उसको नॉर्मलाइज करना है कार्डियोवर्जन दे के, बिकॉज एट्रियल फिब्रिलेशन इज नॉट गुड, हार्ट अच्छे से पंप ही नहीं कर पाएगा. सो हमें वो भी कन्वर्ट करना होगा. लास्ट में सर्जरी कर सकते हैं. इसमें कौन सी सर्जरी, वेंट्रिक्यूलोमायोटोमी और मसल रिसेक्शन विथ माइट्रल वाल्व रिप्लेसमेंट. सो मसल्स अंदर के पूरे ठीक हो गए, सो डॉक्टर क्या करेंगे, मसल्स को काट देंगे अंदर से. सो एटलीस्ट चैम्बर को जगह मिले, थोड़ी तो जगह मिल सकती है, सो वो हम कर सकते हैं. एंड माइट्रल वाल्व को रिप्लेसमेंट कर सकते हैं अगर ऑब्स्ट्रक्टेड वाला है तो. एंड
digoxin nitrates and other vasodilators are contraindicated with obstructed form. Okay, नॉन ऑब्स्ट्रक्टेड है तो हम डिजॉक्सिन नाइट्रेट्स, नाइट्रेट्स मतलब एनटीजी की बात हो रही है, सो डिजॉक्सिन नाइट्रेट्स एंड अदर वेजोडाइलेटर्स दे सकते हैं नॉन ऑब्स्ट्रक्टेड में, बट इट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन ऑब्स्ट्रक्टेड फॉर्म. बाय यू हैव टू फाइंड इट आउट व्हाई, क्यों नहीं दे सकते. ये चीज याद रखना. हाँ, अगर एग्जाम में आता है तो देखना पेशेंट को कौन सा है, नॉन ऑब्स्ट्रक्टेड है या ऑब्स्ट्रक्टेड है. फिर ऑप्शन में दिया हो तो सिलेक्ट मत करना. We can give digoxin nitrates and other vasodilators only in non-obstructed hypertrophic cardiomyopathy, not in obstructed hypertrophic cardiomyopathy. Why? You have to find it out and tell. नेक्स्ट है रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी, मतलब रेस्ट्रिक्ट करा है. जैसे पेरिकार्डियम कैसे हार्ट को अच्छे से काम नहीं करने दे रहा था, उसको रेस्ट्रिक्ट करा था, इसमें भी रेस्ट्रिक्शन हो रहा है. सो इट मिमिक्स द कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस. सेम उसमें जैसा हो रहा था उसमें भी सेम ऐसा ही होता है. फाइब्रस वॉल कैन नॉट एक्सपांड और कॉन्ट्रैक्ट. जो फाइब्रस हो गया है मतलब इलास्टिसिटी नहीं है, सो वो ना एक्सपांड हो सकते हैं ना कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं. एंड चैम्बर्स आर नैरो एंड एम्बोलाई इज कॉमन. अब चैम्बर्स ना एक्सपांड हो रहे हैं ना रिलैक्स हो रहे हैं, सो वो नैरो ही हो जाएंगे, कंप्लीटली छोटे नहीं हो गए बट थोड़े नैरो हो गए हैं. साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे, डिस्निया एंड फटीग होगा. हार्ट फेलियर राइट साइड का सबसे कॉमन है. क्यों? बिकॉज यहाँ पर जो बाहर का लेयर है वो इतना स्टीप हो गया है और राइट वेंट्रिकल का लेयर बहुत इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता लाइक लेफ्ट वेंट्रिकल. लेफ्ट वेंट्रिकल को पूरी बॉडी में सप्लाई करना है, इसलिए वो बहुत स्ट्रेंथ वाला होता है, उसके पास ताकत ज्यादा है. राइट वेंट्रिकल में उतनी ताकत नहीं होती बिकॉज उसको सिर्फ लंग्स को भेजना है. सो बाहर की वॉल एकदम, बाहर की वॉल में ताकत ज्यादा है तो वो पहले कमजोर को अफेक्ट कर देगा. सो राइट वेंट्रिकल पहले अफेक्ट होता है, फिर धीरे धीरे लेफ्ट भी फेल हो जाएगा, पर पहले राइट साइड फेलियर होता है. माइल्ड टू मॉडरेट कार्डियोमेगाली होगा. S3 S4 गैलोप सुनाई देगा. हार्ट ब्लॉक हो सकता है, मतलब जो कंडक्शन है वो बंद हो जाएगा. एंड एम्बोलाई भी हो सकता है. नेक्स्ट, इसमें क्या कर सकते हैं, सपोर्टिव ट्रीटमेंट ऑफ सिम्टम्स, मतलब सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट करना है. हाइपरटेंशन हो सकता है, वो ठीक करना है. हाइपरटेंशन कैसा होगा, पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो सकता है, राइट. सिस्टमिक हाइपरटेंशन तो होगा ही नहीं, अच्छे से बॉल में निकल नहीं रहा है, बट अच्छे से निकल नहीं रहा है, सो बॉडी ने कमांड दिया टू इंक्रीज द ब्लड प्रेशर, राइट. सो पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो जाएगा. तो पल्मोनरी हाइपरटेंशन की वजह से अगेन हार्ट फेलियर हो सकता है, उसको हम बोलते हैं कॉर पल्मोनल. सो ये सारी चीजें प्रॉब्लमेटिक है. सो इसीलिए हमें हाइपरटेंशन को ट्रीट करना है और फर्दर डैमेज ना हो, इसीलिए डिसरिथमियास जो भी हो रहे हैं उसको ठीक करना होगा, कन्वर्ट करना होगा नॉर्मल रिदम में. एक्सरसाइज रेस्ट्रिक्शन, पेशेंट कैन नॉट एक्सरसाइज, उसका हार्ट इतना इफेक्टिव है नहीं कि वो अच्छे से पंप कर पाए, तो पेशेंट को एक्सरसाइज नहीं करनी है. एंड इमरजेंसी ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट पल्मोनरी एडिमा, अगर पल्मोनरी एडिमा हो रहा है, आगे नहीं जा रहा है तो पल्मोनरी एडिमा हो रहा है, तो इमीडिएटली पेशेंट को जो इमरजेंसी ट्रीटमेंट हमने देखा था, पल्मोनरी एडिमा हो जाता है तो क्या ट्रीटमेंट करनी है, वी कैन नॉट लीव द पेशेंट, और वो सारी ट्रीटमेंट इसमें भी कर सकते हैं. बट patient has to live with this condition, there is no other cure for this condition. Okay, any doubt in this? Online students? Online students? पता चला कि नहीं चला? I hope it is. I know it is so difficult to remember the sign and symptoms, right? We are human beings, we are not robot. आपको अगर मैं पूछूं कि aortic stenosis के sign and symptoms, regurgitation के, pulmonary stenosis, सारे जो वाल्व से उसके stenosis, regurgitation के symptoms, ये कार्डियोमायोपैथी के symptoms, तो याद बोलो नहीं रह पाएगा. मुझे भी याद नहीं है, मैं रखती भी नहीं हूँ याद, बट कॉन्सेप्ट समझना है. ऑप्शंस में आपको लिखा हुआ होगा सिम्टम, वो सिम्टम पढ़ के आपको सोचना है whether this symptom is possible in this condition or not. अगर है पॉसिबल तो ये उस कंडीशन का सिम्टम हुआ, नहीं पॉसिबल है तो वो कंडीशन का सिम्टम नहीं होगा. बट वो पता कैसे चलेगा, जब आपको उसका मीनिंग पता होगा. दैट डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी में जो मसल्स है उतने फाइब्रस वीक हो जाते हैं कि अंदर के चैम्बर्स डायलेट. हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी में जो मसल्स है हाइपरट्रॉफिड हो जाते हैं, इतने बड़े हो जाते हैं कि अंदर के चैम्बर छोटे हो जाते हैं. और उसमें भी दो टाइप है, नॉन ऑब्स्ट्रक्टेड, ऑब्स्ट्रक्टेड. नॉन ऑब्स्ट्रक्टेड में अभी भी जगह है, ऑब्स्ट्रक्टेड में कंप्लीटली लेफ्ट साइड को ऑब्स्ट्रक्ट हो गया है. रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी में बाहर से रेस्ट्रिक्शन है, अंदर का हार्ट को डायलेट होना है, कंस्ट्रिक्ट होना है, बट बाहर से एक
हार्ड लेयर, फाइब्रस लेयर है, ना उसको एक्सपांड होने दे रहा है, ना उसको रिलैक्स होने दे रहा है। सो अगर ये कॉन्सेप्ट पता होगा तो आप थोड़ा भी उससे रिलेट कर पाओगे। सो कॉन्सेप्ट समझना है, ब्लड कैसे मूव होता है, क्या होता है। अगर कॉन्सेप्ट याद रह गया तो एग्जाम में आपके सामने ऑप्शंस भी होंगे, ट्रीटमेंट भी आपके सामने है, आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करना है वेदर विच ऑप्शन इज करेक्ट एंड विच ट्रीटमेंट इज करेक्ट। अंडरस्टैंड? डोंट टेक स्ट्रेस कि मुझे याद नहीं रह रहा है, सारे साइन एंड सिम्टम्स सेम ही तो है। डोंट टेक स्ट्रेस, देयर इज नो नीड टू रिमेम्बर दिस। सिर्फ कॉन्सेप्ट समझो, आपको क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त इजीली आइडेंटिफाई हो जाएगा। गॉट इट ऑनलाइन स्टूडेंट्स? यस मैम। ओके, सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। लेट्स डू अ क्विक रिवीजन। आज हमने क्या देखा? सो वी हैव सीन वाल्वुलर हार्ट डिजीजेस, उसमें वाल्व्स का डिजीज देखा। इट कुड बिकम स्टेनोस और रिगर्जिटेशन, इनसफिशिएंट हो जाएगा या स्टेनोस हो जाएगा। सो माइट्रल वाल्व स्टेनोसिस, रिगर्जिटेशन देखा, माइट्रल वाल्व प्रोलेप्स देखा, देन aortic स्टेनोसिस, aortic इनसफिशिएंसी देखा, उसके साइन एंड सिम्टम्स हमने देखे। सेम ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस, ट्राइकस्पिड इनसफिशिएंसी देखा, उसके साइन एंड सिम्टम्स देखे। यू कैन नॉट रिमेम्बर द साइन एंड सिम्टम्स, राइट, बट आपको ये तो पता होना चाहिए कि ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस से मतलब होगा क्या। यहाँ पर स्टेनोसिस है, हार्ट ऐसे पंप करेगा, आगे नहीं जा रहा है तो पीछे जाएगा। सो ऐसे आप रिलेट कर सकते हो, राइट। सो क्वेश्चन के अंदर जो भी है आप रिलेट करके आइडेंटिफाई कर पाओगे कि ऐसा होता है, एक्चुअली में समझना है कंडीशन को। साइन एंड सिम्टम्स याद नहीं रखने, पूरी बुक में सारे डिजीज कंडीशन के साइन एंड सिम्टम्स है। वी कैन नॉट रिमेम्बर इट एंड यू कैन रिमेम्बर इट, सो इट इज वेरी नाइस। मुझे तो याद नहीं रहता है, मैं सारी कंडीशन के साइन एंड सिम्टम्स याद नहीं रखती हूँ। देन पल्मोनरी स्टेनोसिस, इनसफिशिएंसी, उसके साइन एंड सिम्टम्स हमने देखे। फिर कोई भी है, अगर स्टेनोसिस है कि रिगर्जिटेशन है, ट्रीटमेंट सबके लिए कॉमन होगी। सो एक होती है रिपेयर प्रोसीजर, एक होती है रिप्लेसमेंट प्रोसीजर। रिपेयर मतलब हम वाल्व तो वैसा का वैसे ही रखेंगे, बस सिर्फ रिपेयरिंग कर रहे हैं। सो रिपेयरिंग 3 टाइप का होता है, बलून वाल्वुलोप्लास्टी, एन्यूलोप्लास्टी एंड वाल्वोटॉमी या तो कमीस्यूरोटॉमी। बलून वाल्वोप्लास्टी में क्या होगा, जो भी वाल्व स्टेनोस है, बलून इन्फ्लेट, बलून डाल के हम वाल्व को ओपन कर रहे हैं। सो इतना कॉन्सेप्ट आपको पता चल गया क्या है। नाम पढ़ के आपको सिर्फ स्ट्राइक होना चाहिए कि क्या हो रहा है। एन्यूलोप्लास्टी में क्या होता है, वाल्व है, रिगर्जिटेशन में किया जाता है एन्यूलोप्लास्टी, वो अच्छे से क्लोज नहीं हो पा रहा है। सो डॉक्टर ने एक डिवाइस अंदर इम्प्लांट किया और उससे सूचर्स लेके टाइट कर दिया। सो वाल्व जब भी रिलैक्सेशन फेज में हो तब वो अच्छे से क्लोज हो जाए, वो ओपन ना रहे। एंड लास्ट है कमीस्यूरोटॉमी और वाल्वोटॉमी। कमीस्यूरोटॉमी का मतलब क्या कि वाल्व के बीच का जो इंसिजन है, जो ओपनिंग है, उसके बीच में कैल्सिफिकेशन हो गया। सो डॉक्टर ने वो सब खुतर खुतर कर ओपन कर दिया। इन वाल्वोटॉमी में पूरा बीच का पोर्शन ही काट के निकाल दिया। सो दैट इज वाल्वोटॉमी, ओपनिंग क्रिएट कर दिया। सो दिस इज द डिफरेंस। नेक्स्ट है रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट भी 2 टाइप के हैं, मैकेनिकल एंड बायोप्रोस्थेटिक। मैकेनिकल मतलब कंप्लीटली आर्टिफिशियल होगा, मशीन होगा। सो उसमें क्या रेड इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है आपको, whenever there is a mechanical valve, why and why thromboembolism की चांस ज्यादा है? Yes, online students, what is this red important point? Online students, what is this red important point? ओके, जो भी पेशेंट का मैकेनिकल वाल्व होता है उनमें थ्रोम्बोएम्बोलिज्म के रिस्क बहुत ज्यादा है। क्यों? बिकॉज मैकेनिकल इज समथिंग आर्टिफिशियल टू आवर बॉडी, सो इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन की वजह से होगा। सो टू प्रिवेंट द थ्रोम्बोएम्बोलिज्म कॉम्प्लिकेशन, पेशेंट को लाइफ टाइम के लिए एंटीकोएगुलेंट थेरेपी घर पे लेनी पड़ेगी। दूसरा ऑप्शन है बायोप्रोस्थेटिक वाल्व, मतलब हम बायोलॉजिकल नेचुरल वाल्व इंसर्ट कर रहे हैं। इट कुड बी जेनोग्राफ्ट और होमोग्राफ्ट। जेनोग्राफ्ट मतलब इंसान के सिवाय किसी और का। सो एनिमल्स का हम ले सकते हैं, लाइक पिग का, बोवाइन का, उनके वाल्व्स की साइज सिमिलर होती है, इसीलिए पिग का या बोवाइन, बोवाइन में काउ, बफेलो, ऑक्स, ये सारे आ गए। और इट कुड बी होमोग्राफ, मतलब इंसान का ही ले रहे हैं, जो कैडेवर है, जिसकी ऑलरेडी डेथ हो गई है, उसका भी वाल्व के ले सकते हैं। इसका फायदा क्या है कि इसमें क्लॉट फॉर्मेशन का रिस्क कम है, बिकॉज वो नेचुरल है। सो लाइफ टाइम एंटीकोएगुलेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट मैकेनिकल है, वो आर्टिफिशियल है, वो कभी भी अब खराब नहीं हो सकता, बिकॉज इट इज अ मशीन। उसके ऊपर ना कैल्सिफिकेशन होगा, कुछ नहीं होगा। सो वो ड्यूरेबल ज्यादा है, और ये नेचुरल है, तो नेचुरल तो वापस से खराब हो सकता है। सो इसकी ड्यूरेबिलिटी कम है। ओपन हार्ट सर्जिकल मेथड से हम कर सकते हैं रिप्लेसमेंट। प्री ऑपरेटिव इंटरवेंशन, पोस्ट ऑपरेटिव इंटरवेंशन हमने देखे।
रिमेंबर दिस थिंग, इट इज नॉट लिमिटेड टू ओनली दिस। ओपन हार्ट सर्जरी करते हैं तो सीएबीजी में पूरा देखा था ओपन हार्ट के कैसे कैसे पोस्ट ऑपरेटिव इंटरवेंशन थे आईसीयू में। सो इसमें भी पेशेंट को हम रखेंगे ही, बिकॉज वी आर डूइंग ओपन हार्ट सर्जरी, राइट। सो वो इंटरवेंशन यहाँ पर भी आप कर सकते हो। सो रिमेंबर दिस थिंग, इट इज नॉट लिमिटेड टू दिस ओनली। क्लाइंट एजुकेशन आफ्टर वाल्व रिप्लेसमेंट, क्या दोगे आप पेशेंट को, क्या एडवाइस करना है, क्या एजुकेशन देना है, वो हमने स्टडी किया। देन हमने स्टडी किया कार्डियोमायोपैथी। कार्डियोमायोपैथी मतलब जो मसल लेयर है हार्ट का वो डैमेज हो गया, इट इज अ डिजीज ऑफ हार्ट मसल्स। सो उसके हमने टाइप्स देखे। इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है, देयर इज नो क्योर फॉर दिस ट्रीटमेंट। फिर सिर्फ पैलिएटिव केयर, सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट लेना है। पेशेंट उतना अच्छा भी जिंदा नहीं रह पाएगा, उसका लाइफ स्पान भी कम हो जाएगा। कार्डियोमायोपैथी 3 टाइप के हैं, डायलेटेड, हाइपरट्रॉफिक एंड रेस्ट्रिक्टिव। डायलेटेड मतलब जो लेयर है उतना फाइब्रस हो गया है, थीन हो गया है कि अंदर के चैम्बर्स डायलेट हो गए हैं, उसकी हमने ट्रीटमेंट देखी। हाइपरट्रॉफिक में जो लेयर है वो हाइपरट्रॉफिड हो गया है, साइज में बढ़ गया है, सो अंदर के चैम्बर छोटे हो गए हैं। उसमें भी नॉन ऑब्स्ट्रक्टेड ऑब्स्ट्रक्टेड दो टाइप है। नॉन ऑब्स्ट्रक्टेड मतलब कंप्लीटली बंद नहीं हो गया, ऑब्स्ट्रक्टेड में लेफ्ट साइड का कंप्लीटली बंद हो गया, प्लस माइट्रल वाल्व रिगर्जिटेशन भी फ्री में आ गया है। सो उसके भी हमने साइन एंड सिम्टम्स देखी, उसकी ट्रीटमेंट देखी। रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी में बाहर का लेयर फाइब्रस होके हार्ड हो गया है, ना वो हार्ट को कंप्रेस होने दे रहा है ना वो डायलेट होने दे रहा है, तो थोड़ा नैरोइंग हुआ है, ना डायलेटेड ना ऑब्स्ट्रक्टेड, नैरो हो गया है, थोड़ा साइज में छोटा हो गया। तो उसके साइन एंड सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट हमने देखी। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? Okay, then see you tomorrow at 9 a.m. Make sure tomorrow and day after tomorrow. So 2 दिन सिर्फ 1 आवर का लेक्चर होगा, ऑनलाइन लेक्चर होगा। So 9 to 10 लेक्चर होगा, 1 आवर का लेक्चर होगा। It is a pre-recorded class, so you cannot ask the doubts in between. So लेक्चर खत्म हो जाने के बाद अगर आपको लेक्चर के दरमियान कुछ डाउट है, so you can message me कि मैम आज के लेक्चर में note it down. During the lecture, note in your diary, राइट डाउन कर लो कि ये मुझे पूछना है, एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ लेक्चर यू कैन मैसेज मी एंड आस्क द क्वेश्चन कि मैडम ये टॉपिक में मुझे नहीं पता चला। गॉट इट? Yes, sir. ओके, so see you tomorrow at 9 a.m. Thank you. Thank you, ma'am. Yeah.